हेलो, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो है हम पोस्ट कोड 715 की बात करेंगे, जो कि हमारा 2019 में हुआ था ये पेपर, और जिसमें कि हमारे जो है हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो हमारे पास यहाँ पर पोस्ट थी 57 पोस्ट, जिसमें से जनरल की 27 के अराउंड थी, जिसमें कि जनरल की जो कट ऑफ की थी वो 59 मार्क्स की थी। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं हमारी आज की न्यू वीडियो। सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगर हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर passes through a cell of an EMF 1.5 volt having internal resistance of 0.15 ohm and the potential difference across the terminal of the cell is। ये आसान क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखो ऐसे करके एक डायग्राम बनेगी यहाँ पे, और इसमें आप केबीएल लगाओगे तो जिसके थ्रू आपका जो वी नॉट है वो 1.20 वोल्ट हमें निकल जाएगा। मीन्स इसका आंसर जो है फर्स्ट का डी हो जाएगा। अगर हम अगले की बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर जिनको पहले पता नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करना, तो उनका वहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, अ पावर कंज्यूम बाय अ कॉइल इज 300 वाट when connected to a 30 volt DC source and 108 watt when connected to a 30 volt AC source। द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। तो इसमें रिएक्टेंस पूछी गई है कॉइल की। सबसे पहले अगर हम डीसी की बात करें, तो डीसी में हमारे पास जो पावर है वो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू अपॉन आर हो जाएगी। बट इसमें क्या है कि जब भी हम डीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। तो रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ना होने के कारण यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्टली रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा डीसी के केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो 3 ओम तक हमें जो है देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप देखें तो एसी के केस में उसने बोला कि जो पावर कंज्यूम की जा रही है वो 108 वाट है एट ए 30 वोल्ट एसी सोर्स के ऊपर। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमें यहाँ पर रिएक्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस हमें पता है कि 3 वाट है, तो हमें इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू, पावर है हमारे पास आई स्क्वायर इंटू आर, हमें फॉर्मूला पता है। और आई को हम लिख सकते हैं जैसे वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड होता है, तो वी अपॉन जेड इज इक्वल टू आई, तो वी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। तो इसके थ्रू जो हमारा जेड है वो कितना निकल जाएगा, आपका 5 निकल जाएगा। ये आप सॉल्व कर सकते हो। जब हमारे पास इम्पिडेंस पता चल गया है, अपने को रेजिस्टेंस पता है, तो हम इसमें रिएक्टेंस को ईजिली फाउंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस, मतलब कि इसका जो है आंसर आएगा। तो सेकंड का जो आंसर है वो हमारे पास है बी। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पॉज करके आप इसको जो है वापस देख सकते हो। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास जो है रिपीट हुआ है 912 में। विद इंक्रीज इन द सप्लाई फ्रिक्वेंसी द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इन अ मटीरियल विल। अब देखो हमें पता है कि ये रिपीट था क्वेश्चन, तो इसमें यही है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एक्स सी होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की बात की गई है। तो ये कैपेसिटेंस का केस बनता है, तो हमें पता है वी स्क्वायर एफ 2 पाई सी। एंड अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारी जो पावर है वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का ए। अगर हम फोर्थ की बात करें, तो द पैरेलल सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन द एडमिटेंस इज प्योरली। अब वही है कि देखो सबसे पहले एडमिटेंस जो है वो 1/z होता है, मीन्स 1 इम्पिडेंस, दैट इज एडमिटेंस। पैरेलल के केस में हमें देखने को मिलता है, और रेजोनेंस के केस में जो इम्पिडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इसमें होगा 1/z इज इक्वल टू 1/r, और 1/r को बोला गया है इसमें कंडक्टेंस, मीन्स 1 अपॉन रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस के नाम से फिर बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर डी। और यहाँ पर बस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है F0 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इसके साथ। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, 912 में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 912 में आया था तो 912 के हिसाब से वो रिपीटेड हुआ। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो अब यहाँ पर यही है कि डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या बोथ ए एंड बी। तो देखो हमने बात की थी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो टाइप ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर होगा आंसर नंबर बी, द कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। अब मैंने उस समय भी बात की थी कि अब बच्चे क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस देखेंगे, स्पेसिफिक वो भूल जाते हैं, और जनरली डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो है जनरली ये वाला क्वेश्चन बंदों का गलत हो जाता है बच्चों का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जनरली एब्जॉर्ब इन। अब देखो इसका मतलब ये है कि पीजो इलेक्ट्रिक है क्या, द एबिलिटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, मीन्स ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोगे तो ये फोर्स भी वापस जनरेट कर सकता है। तो ये जनरली हमारे पास जो है इंसुलेटर में ये देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है आपका 7th। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट
फॉलोइंग इंडक्टर विल हैव द लीस्ट एडी करंट लॉस। देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो एडी करंट है वो बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन इंटू वॉल्यूम अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम इसमें आयरन कोर लेते हैं तो हम इसमें लेमिनेशन की हेल्प लेते हैं, जिसके थ्रू उसका रेजिस्टेंस बढ़ा के हम इसका एडी करंट को कम करते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा कम इनमें से किस में एडी करंट हमें देखने को मिलेगा। देखो एडी करंट बेसिकली कैसे उत्पन्न होता है। देखो जब भी ये मैंने बताया कि जब भी आपका जो है करंट फ्लो करेगा तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक एक तरीके से लाइंस क्रिएट होगी, फील्ड लाइंस क्रिएट होगी, जो कि अपने जो कोर है उसके साथ लिंक करेगी। अब कोर क्या क्लोज है तो इसके थ्रू क्या करेगा, एक करंट फ्लो करेगा और करंट की वजह से एक इंड्यूस एमएफ पैदा होगा जो कि अपने कॉज को अपोज करेगा बाय थ्रू लेंस लॉ। तो इसके थ्रू अपना यहाँ पर मतलब कि जो अपना ईएमएफ बना वो कहीं ना कहीं मेन ईएमएफ को भी एक तरीके से अपोज कर रहा है या फ्लक्स को अपोज कर रहा है। तो ये हमारे तरीके से एक लॉस ही हुआ है हमारा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कोर में ऐसे एडी करंट फ्लो करें और एडी करंट जो वो हीट की फॉर्म में फिर करेगा, जो कि हमारे लिए वेस्टफुल है। तो इसमें पावर की बहुत ज़्यादा जो है वेस्टेज हमें देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा देखो एयर कोर की बात करें, एयर कोर में अपना कोर होगा ही नहीं, एयर ही कोर जैसा होगा, तो मीन्स उसमें कहीं ना कहीं क्लोज पाथ है नहीं, एडी करंट उसमें होगा नहीं। तो इसका आंसर है 7th का ए। अगर मैं बात करूँ अपनी 8th क्वेश्चन की बात करूँ, और सिंगल ये भी रिपीटेड है 912 में, तो वही है अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाई फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज करंट लॉस ऑफ has eddy current loss of the 50 watt if the transformer is connected to a voltage of 330 volt 50 हर्ट्ज द एडी करंट लॉस विल बी। अब वही है कि हमें पता है कि एडी करंट जो है वो वी के स्क्वायर होगा। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर 912 जिससे पहले मैंने सॉल्व किया है तो उसमें मैंने ये बताया था आपको। तो यही है कि पावर हमें 50 है, 220 वोल्टेज है, तो इसके थ्रू ये निकालनी है, 330 वोल्ट हमें गिवन है, तो इसका आंसर आएगा 8th का बी आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन का जो है हमारे पास है कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 912 में, द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैन बी ड्रॉ ओनली इफ वी नो। ये मैंने उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, इफ़ द 10th क्वेश्चन, इफ़ द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर फॉर सेकेंडरी साइड इज 25% एंड टर्न रेशियो इज 1:10, इफ द परसेंटेज सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। बेसिकली जो हमारे पास पर यूनिट इम्पीडेंस होता है वो हमेशा सेकेंडरी एंड प्राइमरी में इक्वल होता है। तो इसमें जो पर यूनिट रेजिस्टेंस हमें दिए क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में, तो जो ये होगा ये सेम ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी आंसर। 10th का क्या होगा आपके पास बी। अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करें, ये भी रिपीटेड है 912 में, द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम एट अ पावर फैक्टर ऑफ। अब मैंने उसमें भी बात की थी कि एडी करंट के ऊपर जो है ये इसमें आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये भी रिपीटेड है, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विद लो। तो मैंने बात की थी कि अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो उसके लॉसेस कम करने पड़ेंगे, तो इसमें जो है लो कॉपर एज वेल एज आयरन लॉसेस, इसका आंसर होगा 12th का डी आंसर। ये भी रिपीटेड है। अगर हम 30 की बात करें, 13 की, इन अ पावर ट्रांसफार्मर द ब्रीथर इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। अब देखो ब्रीथर का क्या काम है, ब्रीथर का क्या काम है, फिल्टर करना ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल को नहीं, प्रिवेंट द इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, प्रिवेंट ऑक्सीजन टू द कूलिंग ऑफ एयर, या प्रोवाइड द फ्रेश एयर, नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। और बात करें अब सिलिका की, तो सिलिका जो है इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो पूछा जाता है, अब सिलिका जब ड्राई होगा तो वो ब्लू कलर का होगा, जब सिलिका वेट होगा तो वो पिंक कलर का होगा। इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अब अगर आपका जो सिलिका है वो वेट हो जाता है, उसका कलर पिंक हो जाता है, क्या हम उसके कलर को पिंक टू ब्लू कर सकते हैं? तो ऐसे कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम जो है आसानी से पिंक टू ब्लू हम इसको कर सकते हैं, मीन्स वेट टू ड्राई? तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता होगा तो। वैसे इसका आंसर जो है, अगर मैं मतलब पॉज करके आप अगर पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि अगर हमारा जो है ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में क्या किया जाता है कि अगर पिंक हो जाता है तो सिलिका को धूप में रख देते हैं, जिसके थ्रू उसका जो है वेट से वो ड्राई हो जाता है और वापस उसका कलर ब्लू हो जाता है और वापस हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में, अगर आप ए का पेपर दोगे तो उसके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं पता होते। अगर हम 14th की बात करें, ये भी अपना 912 में रिपीट है, द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट दे शुड हैव द सेम। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, सबसे पहले मैंने आपको बात की थी कि पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी ये बात केवी रेटिंग ये होनी चाहिए, वोल्टेज रेशियो होनी चाहिए। अब जो परसेंटेज इंपीडेंस है वो इसकी डिज़ायर ऐसे कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन में ये 3 आती हैं, ये होनी ही होनी चाहिए। अगर परसेंटेज इंपीडेंस अगर आपका इक्वल नहीं होगा तो इसमें बस ये होगा कि आपके 2 ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में रखे होंगे तो वो अनइक्वल जो है अपनी रेटिंग के हिसाब से लोड को शेयर करेंगे पावर।
और जो हमारा अभी 78 पोस्टें आई हैं, और ये जो हमारा फेबररी में जितने ज़्यादा चांसेस हैं अगर ये होगा तो इस तरीके का ही आपका पेपर वहाँ पर बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इन अ डीसी मोटर द विंडेज लॉस इज़ प्रोपोर्शनल टू, देखो ये याद करना पड़ेगा आपको, ये स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड तक के लिए होता है। इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, विंडेज लॉसेस आपका जो है एन स्क्वायर हो जाएगा, एडी करंट भी आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। एडी करंट में जैसे याद रखना फ्रिक्वेंसी होती है ना स्क्वायर में, तो इसमें एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हमें पता है एन इजिकल टू 120 एफ बाई पी होता है, तो एन और एफ प्रोपोर्शनलिटी में है। हिस्ट्रीसिस में एफ होता है तो इसमें एन हो जाएगा, और बेरिंग लॉसेस में आपका एन हो जाएगा। तो ये हम जो है इसमें है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 16 की, हाँ 16 की बात करें, द लेमिनेशन योग, इसमें अगर हम बात करें इन लेमिनेशन योग इन डीसी मोटर कैन बी रिड्यूस, तो इसको किस तरीके से हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा गया है स्पीड रेगुलेशन, आयरन लॉस, टेम्परेचर राइज या स्पार्किंग ऑन द लोड। तो देखो लेमिनेशन योग क्या चीज़ को रिड्यूस करता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है लेमिनेशन की बात की गई है, तो एडी करंट कहाँ पर है, आयरन लॉसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। अगर हम 17 की बात करें तो ये वापस हमारा रिपीटेड है, अ 4 पोल डीसी जनरेटर विद 16 कॉयल हैज़ 2 लेयर लैब वाइंडिंग एंड द पोल पिच। अब वही है पोल पिच, हमने आपको बात की थी, कॉयल अपॉन पोल होगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 4 होगा, और 2 लैब वाइंडिंग है तो इंटू 2, तो डेट इज़ 8। तो इसका आंसर आई होप आपको लग गया होगा पता। अगर हम अगले की बात करें, डिटरमाइन द फ्लक्स पर पोल फॉर 6 पोल डीसी मशीन हैविंग अ 240 वेव कनेक्टेड कंडक्टर्स विच जनरेट्स एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट एंड वाइल रनिंग एट 1000 RPM। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है इजिकल टू P5NZ 60/A होगा। तो हमें पता है पोल हमें 6 दिया है, और इसमें वेव की बात की गई है, तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो 2 होंगे, और लैप में हमारे जितने पोल हैं उतने ही पैरेलल पाथ होंगे। स्पीड इसमें 1000 RPM की दी है, और जो हमारे ई है वो हमारे पास 500 दी हुई है। तो अगर हम इसमें फ्लक्स पर पोल की बात करें तो फ्लक्स पर पोल हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स और सारी वैल्यू फ्लक्स है, और फ्लक्स के नीचे सारी वैल्यू लगा दो, E/60A NZ और P होगा यहाँ पर, जिसके थ्रू आपका जो है 0.041 वेबर आपका निकल जाएगा। तो अप्रॉक्स ये जो है आंसर नंबर सी इसमें हो जाएगा। अगर हम अगले की बात करें, द करंट ड्रॉन बाय अ 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम एंड द बैक EMF ऑफ 200 वोल्ट की बात करें अगर हम इसमें, तो ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसमें सीरीज़ के जैसे हमारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से बनेगा। तो हमें करंट निकालना है, हमें पता है 200 माइनस ऑफ 220 माइनस ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 0.5, तो करंट है हमारा 40 एम्पियर। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना 19th का ए। अगर हम अगले की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइन बाय। देखो सबसे पहली बात, जो व्यक्ति अभी तक यहाँ पर पहुँच चुका है तो उसके लिए मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेन है अपना, तो मेन में क्या है, जैसे कि हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इसकी कंडीशंस के बाद तुम्हारा राइट हैंड कर्ल रूल हो गया, उसके बाद तुम्हारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बाद आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, लेफ्ट के बाद हमारा लेंस लॉ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कन्फ्यूज़ होते हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे इसका जो है मैं बाद में बताऊंगा आंसर। अब जो 21 क्वेश्चन की अगर मैं बात बताएं, तो 400 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक्स 5 एम्पियर एट नो लोड एंड द आर्मेचर एंड द रेजिस्टेंस of the motor are 0.5 ohm and 200 ohm respectively. What is the ratio of the speed from full load to no load when the DC shunt motor takes 50 एम्पेयर ऑन फुल लोड। अब देखो सबसे पहली बात, ये शंट की बात की गई, यहाँ पर 200 ओम हो जाएगा, 0.5 ओम, 400 यहाँ पर गिवन है, लोड करंट हमें 5 बताया गया है। तो हमें पता है कि पैरेलल में तो इसके थ्रू हम निकाल लेंगे, तो क्या करंट, तो 400 डिवाइडेड बाई 200 डेट इज़ 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर यहाँ पर गया, 5 एम्पेयर यहाँ पर गया, तो यहाँ से कितना आएगा, 7 एम्पेयर आएगा, ये हमें पता चल गया। तो यहाँ पर हम जो है क्या निकालेंगे, अपना स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे। हमें पता है E = P5NZ 60/A, प्रोपोर्शनलिटी में लगा दें तो फाई और एन होता है। अगर ई को हम फ्लक्स को भी फिक्स कर दें, और वैसे भी फ्लक्स यहाँ पर फिक्स ही है, तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा। तो मीन अगर आप EMF निकालोगे तो वही आपकी स्पीड होगी। तो यहाँ पर क्या है कि अब जब मैंने देखा कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमने यहाँ पर निकाला, तो ये कितनी है वैल्यू, स्पीड मीन्स ये निकालना चाहते हैं। तो हमें पता है कि 400 है, 400 में से अगर ये चीज़ माइनस करेंगे तो ये चीज़ निकलेगी। तो हमने 400, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 निकलेगा, 7 और 0.5 को,
कि जो आर्मीचर रेजिस्टेंस है, तो 400 माइनस 3.5 दैट इज़ 396.5 दैट इज़ नो लोड। नो लोड में जो हमारी स्पीड है, अगर हम फुल लोड की बात करें, जैसे हमने 15 एम्पेयर बताया, 50 एम्पेयर ये देखो फुल लोड में, तो इसमें हम 50 लगाएंगे, सेम यहाँ पर 2 एम्पेयर सेम जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा 50 + 2 52 एंड 52 से हम सेम 3. अब इसमें क्या करेंगे 52 एम्पेयर का करंट फ्लो गया तो 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हुआ वोल्ट एंड 400 वोल्ट माइनस 26 वोल्ट दैट इज़ 374। अब इसकी रेशियो निकालनी है हम, किस में रेशियो किसकी निकालनी है, फुल लोड अपॉन नो लोड की, तो 374 अपॉन 396.5 तो दैट इज़ 094। तो ये आप देख सकते हो 094 आंसर इसमें आएगा। अगर अब हम जो है मेन इसमें मेन चीज़ों की बात करें, अब ये मेन चीज़ें आई जो कि आपको आनी चाहिए। एक मिनट थोड़ा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, बस अब ठीक है। देखो द फैराडे लॉ ऑफ, क्या हो रहा है आज, द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें, देखो क्या बोलता क्या है ये, देखो व्हेन एवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज अकर देन ईएमएफ इज इंड्यूस। तो ये आपको पता चल गया द रेट ऑफ फ्लक्स देखो बेसिकली कैसे आएगा, जब आपके पास एसी होगी, एसी में आपका क्या करेगा, एसी होगी तो एसी में क्या होगा, आपका करंट चेंज होगा, करंट की वजह से आपका जो चेंजिंग करंट की वजह से जब वो उसके वजह से चेंजिंग फ्लक्स होगा, उसी चेंजिंग फ्लक्स की वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखो अब जो ईएमएफ को इंड्यूस करने की जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशन नंबर 1 ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, पर इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं। कंडीशन नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, सबसे पहली बात, सेट ऑफ कंडक्टर एंड थर्ड रिलेटिव वेरिएशन मीन्स टाइम की वेरिएशन और स्पेस की वेरिएशन ये होनी चाहिए। अब देखो टाइम वेरिएशन स्पेस वेरिएशन होता क्या है, देखो टाइम वेरिएशन का मतलब होता है आपका एक तरीके से इसका इस्तेमाल है ट्रांसफार्मर में। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की अगर बात की गई तो ये थोड़े इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है, पर ये बेसिक लेवल के हैं, जब पहले इंटरव्यू होता था जेई का तब पूछे जाते थे। वाई द ट्रांसफार्मर डज नॉट ऑपरेट ऑन डीसी, देखो क्यों ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं होता डीसी में। देखो सबसे पहले मैंने ये बात की थी कि जब भी हमें यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ पैदा करना है तो इसके लिए हमें जो चेंजिंग फ्लक्स होना चाहिए, और डीसी में हमारा मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, तो यहाँ पर चेंजिंग फ्लक्स नहीं होता है, जिसके थ्रू हमारा जो डीसी है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर काम नहीं करता है। अब सबसे पहली बात की जाए तो ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो क्यों बर्न आउट हो जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग इसलिए बर्न आउट हो जाती है, देखो सबसे पहले अगर हमने एसी का इस्तेमाल किया तो वहाँ पर इंपीडेंस होना R+jX होना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंपीडेंस है थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डीसी। डीसी में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसमें डीसी में जो फ्रिक्वेंसी है वो जीरो हो जाती है, और यहाँ पर जो अपना कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंसेस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस और कम हो गया। अब क्या है कि अगर हमने करंट को इस तरीके से बनाया होता है कि करंट मीन्स करंट की जो रेटिंग होती है उससे हम कंडक्टर का साइज़ एज्यूम करते हैं कि इतना साइज़ होना चाहिए, और अगर इससे साइज़ ऊपर जाएगा तो ये बर्न आउट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अपना रेजिस्टेंस कम हो गया जिसके थ्रू करंट बढ़ गया। अब करंट बढ़ने की वजह से जो उसकी रेटिंग थी कि इतना कंडक्टर का जो साइज़ था वो इतना था कि इतनी वो रेटिंग का करंट झेल सके, बट अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर बर्न आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि एसी के केस में कैसे इंड्यूस ईएमएफ होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका टाइम वेरिएशन है, टाइम के हिसाब से आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होगा, करंट की वजह से आपका फ्लक्स चेंज होगा। अब E=N(dφ/dt) है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है समय के हिसाब से, तो अपना जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ की बात करें, ये हमारा जो सेकंड है डायनेमिक मीन स्पेस वेरिएशन में आता है ये, तो स्पेस वेरिएशन में आता है डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, जो भी रोटेटिंग चीज़ होती है जिसके थ्रू हम वोल्टेज को इंड्यूस करते हैं वो। इसमें क्या है कि अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल है, यहाँ पर एक कंडक्टर है, कंडक्टर को किसी और चीज़ के थ्रू जो है इसको प्राइम मूवर के थ्रू घुमाया जा रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा BLV sin थीटा। B इज अ फ्लक्स डेंसिटी, वेलोसिटी, लेंथ एंड साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा मैक्स 90 होगा तो वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो यहाँ पर मैक्सिमम में जो है देखने को मिलेगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका राइट हैंड कर्ल रूल, देखो राइट हैंड कर्ल रूल भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो अब क्या है कि इसमें लिखा है कर्ल, फिंगर एंड थंब, ये दोनों के ऊपर काम करेगा। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको करंट पता है तो इससे फ्लक्स पता होगा, फ्लक्स पता है तो इससे करंट आप पता कर सकते हो मुझे से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बोलना चाहता हूँ, देखो जो हमारा क्रॉस का साइन है वो इनवर्ड है, डॉट मीन्स आउटवर्ड है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमारे पास है क्या, हमारा यहाँ पर जो क्रॉस साइन है इसका मीन्स करंट अंदर जा रहा है। अगर आपका जो थंब है, थंब का इस्तेमाल करो, अब थंब को तुम करंट के जैसे लो। अगर आपने एक तरीके से थंब को
इनसाइड के, जैसे क्रॉस है तो क्रॉस का मीन इनसाइड, और अपने जो थम और फिंगर्स को कर्ल आउट कर लो, तो इसमें आप देखोगे कि जिस तरह या जिस डायरेक्शन में आपकी जो फिंगर होगी वो उसकी फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। अब डॉट का मतलब बाहर, और बाहर के मीन्स आप फ़ोन की बाहर की तरफ अपना अंगूठा ऐसे रखो और फिंगर को कर्ल आउट कर लो, तो आपसे पता चलेगा कि जो आपका फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, जिसके थ्रू आपका जो फ्लक्स है वो एडअप होकर इस तरीके को चलेगा जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये क्रॉस है, ये डॉट है, करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट ऐसे करके जाएगा जो फ्लक्स है वो हमारा इस तरीके से बनेगा। तो अगर आपको करंट पता होगा तो आप फ्लक्स निकाल लोगे, और फ्लक्स पता होगा तो करंट आप निकाल लोगे। अब अगर हम अगले की बात करें तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें, ये सिर्फ जनरेटर के एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या है कि जैसे ये थंब है तो इसमें मोशन ऑफ द कंडक्टर है। अब ये जो फोर फिंगर है इसमें आपका क्या है कि आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स है, एंड ये मिडिल फिंगर है, इसमें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये कंडक्टर है, ये हमारे पास जो है एक रोटर बोले, रोटर में एक कंडक्टर है। अब इसमें जो हमारा रोटर है वो किस डायरेक्शन को घूम रहा है, वो इस डायरेक्शन को घूम रहा है, मीन्स या अगर मैं बोलूँ तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हम इसमें पता करना चाहते हैं कि हमारा जो करंट है वो कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, मीन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो सबसे पहले अगर हम इसमें करेंगे क्या, तो इसमें हमने क्या करना है कि अपने को पता है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स है, अब इसमें देखो मैग्नेटिक लाइन्स कहाँ को है, मैग्नेटिक लाइन्स आपकी नॉर्थ टू साउथ पोल, तो हमने यहाँ पर क्या मैग्नेटिक लाइन्स किया नॉर्थ टू साउथ हो गई। सबसे पहले आपने ये चीज़ कर लिया। उसके बाद देखना कि जो आपका कंडक्टर के रिस्पेक्ट में हमेशा आप जो है फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, कंडक्टर को देखते, ठीक है ना। ये कंडक्टर को आपने देख लिया, कंडक्टर अपना क्या है यहाँ पर है। अब कंडक्टर जो है रोटर के साथ कनेक्टेड होगा, तो जहाँ पर रोटर की डायरेक्शन है कंडक्टर भी उसी तरीके से घूमेगा। तो हमने मान लिया कि इस समय इस इंस्टेंट में आपका कंडक्टर जैसे ये है तो ये इस डायरेक्शन को घूम रहा है। अब आपने क्या करना है, फ़ोन या जिसमें भी आप देख रहे हो अभी आपने फिंगर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अगर बात आपका राइट हैंड जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारा फोर फिंगर थी, तो फोर फिंगर को मीन्स ये वाली फिंगर है उसको जो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ लेकर चलना है, मीन्स ये हुआ तुम्हारा डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड होने की वजह से अब क्या है कि इसमें जो तुम्हारा मोशन है, मोशन किधर को है हमारा, मोशन का मीन्स कौन चीज़ बताएगी, थंब बताएगी। तो ये वाली फिंगर नीचे साइड होगी और ये जो है कंडक्टर की इस वाली डायरेक्शन में हो गया। जब आप ये लगाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो करंट है वो हमारा कहाँ पर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, मीन्स आउटवर्ड। तो इसमें आंसर आएगा आपका आउटवर्ड। तो यहाँ पर करंट क्या आउटवर्ड है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ इस समय, अब मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूँ, मैग्नेटिक लाइन्स क्या नॉर्थ टू साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइन चल गई। अब कंडक्टर इस तरीके को जा रहा है तो हम मान लिया करंट इस तरीके। अब अपने क्या करना है, फिर से अपने वही करना है, डायरेक्शन को देख के हुए आपको अरेंज करनी है आपने। तो ये ऐसे कर लो कि मैग्नेटिक लाइन्स है वो नीचे की तरफ है, पर नीचे उसमें मोशन है वो किस तरफ, इस तरफ है। तो जब भी आप मैग्नेटिक लाइन के मोशन को उस तरीके से देखोगे तो इसमें क्या होगा कि आपका ये इनवर्ड जाएगा करंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका इनवर्ड करंट। मैं थोड़ा सा इसमें आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे इस वाली की बात करें, अगर इसमें नॉर्थ यहाँ पर है और साउथ यहाँ पर है और कंडक्टर इस तरीके की डायरेक्शन में घूम रहा है मीन्स क्लॉकवाइज, तो आपने देख लिया कि नॉर्थ टू साउथ हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर दी। अब कंडक्टर को मैं इस साइड कर लिया और इसके थ्रू जब भी आप निकालोगे तो करंट कहाँ निकलेगा, इसमें आउटवर्ड निकलेगा। तो आई होप आपको जो है फ्लेमिंग एक तरीके से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का पता चल गया होगा इसमें। अब केस नंबर 2 की बात करते थे। अब देखो केस नंबर 2 में होता क्या है, ये हमारे पास स्टेटर है, स्टेटर और बीच में अपना रोटर है जो कि इसमें परमानेंट पोल्स हमने लगा दिए नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब इसमें क्या है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो रोटर जो है वो आपका कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब इसमें हमने करना है कि इसमें जो आर्मीचर मीन्स इसमें जो स्टेटर में जो आर्मीचर वाइंडिंग है उसमें करंट कहाँ को इंड्यूस करेगा, मीन्स इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा, ये हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि ये चीज़ हो क्या रहा है। अगर आपका कंडक्टर का है यहाँ को घूम रहा है बट इसके रिस्पेक्ट में क्या अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं कैसे बताऊँ, ये जो हमारा फिक्स कंडक्टर है वो हो आप जब वो आप वो बाहर ठीक है, और ये है आपकी ट्रेन में हो गया आपका एनएनएस रोटर। ट्रेन अगर यहाँ को जाएगी तो इसमें आपको क्या लगेगा कि आप क्या जा रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहे हो और आपके रिस्पेक्ट में ये चीज़ लगेगी आगे। तो जब भी अब ऐसे वाले केस में जब भी आपको अगर निकालना होता है तो आपको हमेशा जो मोशन लेना है मीन्स आपको जो थंब वाली डायरेक्शन लेनी है वो हमेशा इसके रोटेशन के अपोजिट लेनी है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ टू साउथ आपकी मैग्नेटिक फिक्स लाइन आएगी, मीन्स ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी आपकी कहाँ पे, बाहर की तरफ को। और मैंने मोशन की बात क्या की थी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल ये आपका क्या हो गया एनएस, ये पोल हो गया, पोल अगर आगे को जा रहा है तो कंडक्टर उसके लिए क्या लगेगा कि वो पीछे को जा रहा है। तो आपकी जो मोशन है मीन्स थंब है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में।
तब आप इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपकी जो 4 फिंगर होगी वो होगी अप साइड, एंड आपका जो थंब हो गया वो आप किस डायरेक्शन में दिखेगा, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में दिखेगा। अब इसमें आपका जो है आपका फिर यहाँ से जो है करंट आप निकालोगे तो यहाँ पर क्रॉस निकलेगा, मीन्स इनवर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें देखो, अगर एनएनएस अगर इधर को घूम रहा है, आपको क्या मानना है कि कंडक्टर अब इस तरीके को, मीन्स राइट हैंड साइड को कंडक्टर जा रहा है तो मोशन, एंड इसमें जो है मैग्नेटिक लाइन्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइन्स होगी, मोशन होगा, और ये कहाँ को जा रहा है, बाहर की तरफ को जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आउटवर्ड। आपको जो है इसमें अपने राइट हैंड का रूल करके, मतलब राइट हैंड का इस्तेमाल करके जो है आप इसमें डायरेक्शन को देख सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया भी है, और उसको आपने बस देखना है कि बी ऊपर को जा रहा है और थंब यहाँ को जा रहा है, 4 फिंगर यहाँ को, थंब यहाँ को, फिर आपको करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी खुद से, ठीक है। अगर हम अगले की बात करें, द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, तो ये होती है आपकी मोटर एक्शन के लिए, मोशन कर दिया है, ये मोटर एक्शन के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि ये आप देख सकते हो, ये होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, ये आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी, आपका 4 फिंगर, ये तुम्हारी मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी। अब इसमें अगर बात करें डीसी मोटर की बात करें, ये मोटर एक्शन में लगती है, तो इसमें लॉरेंस लॉ चलता है, ये पेपर में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, तो कौन सा लॉ है, तो ये लॉरेंस लॉ है, F = BIL sin थीटा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकालना है। नॉर्थ एंड साउथ है, रोटर है, इसमें कंडक्टर है, कंडक्टर में जो करंट है वो इनवर्ट जा रहा है। अब देखो इनवर्ट जा रहा है, अब मैग्नेटिक लाइन्स आपको कहाँ है, इसमें आपका लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। देखो अभी आपने क्या करना है कि आपका जो 4 फिंगर है वो डाउन साइड कर लो। आपको जैसे ये बी है, मैग्नेटिक लाइन से डाउन साइड कर ली। डाउन साइड करने के बाद आपका करंट है। अब करंट यहाँ पर क्या है, क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन मीन्स ये जा रहा है आपका इनवर्ड। अगर आपको क्या करना है कि अब आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करनी है आपको अंदर की तरफ को करनी है, मीन्स आपके, अब जैसे भी आप देख लो अंदर की तरफ करनी है, मीन्स फ़ोन की तरफ कर लो आप। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी फोर्स है वो कहाँ को दिखेगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड दिखेगी आपकी फोर्स, मीन्स ऐसे तरीके से मैग्नेटिक लाइन ये चीज़ होगी इनसाइड होगी आपकी स्क्रीन के अंदर। करंट जो है वो इनसाइड ऑफ द स्क्रीन है, और फोर्स आपकी फिर लगेगी किस साइड, राइट साइड लगेगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी पता चल जाएगी यहाँ से। अब इस वाले क्वेश्चन की भी बात करें, नॉर्थ एंड साउथ है, अगर आपका कंडक्टर जो है इस तरीके को है और इसमें आप जो है निकालना चाहते हो एक तरीके से कि आपकी इसमें जो है करंट कहाँ को इंड्यूस किया जाएगा, तो वही है मैग्नेटिक लाइन यहाँ को होगी, मैग्नेटिक लाइन जो है ऊपर से नीचे होगी, तो आपने कर लिया। अब इसमें क्या है कि फोर्स के बारे में आपको पता करना है। फोर्स के बारे में जैसे आपने पता किया, तो फोर्स किधर को है, फोर्स है अपनी यहाँ को, इस कंडक्टर में आपका प्लेस है, फोर्स है यहाँ को है, तो यहाँ पर जो करंट है वो कहाँ को जा रहा है, ये जा रहा है आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स आपकी तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आउटवर्ड करंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम अगले की बात करें, इस वाले की नॉर्थ एंड साउथ है, जैसे नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइन से लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है। नॉर्थ टू साउथ है, कंडक्टर यहाँ पर प्लेस है, और कंडक्टर कहाँ की मोशन है इसके साथ जुड़ा है, तो इसी की डायरेक्शन में जाएगा, तो कंडक्टर की डायरेक्शन होगी ये, फोर्स होगी, फोर्स के बाद मैग्नेटिक लाइन ऊपर ले लो, तो करंट कहाँ को जा रहा है आपका इनवर्ड जा रहा है। तो आई होप आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल ये समझ आ गया होगा। मैंने इसको डायरेक्शन के हिसाब से भी समझाने की कोशिश की है। तो देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बेसिकली आपका जो है इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है या इंड्यूस करंट के बारे में बताता है, और जो हमारा इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो मोशन के बारे में या फोर्स के बारे में बताएगा आपको। तो अगर मैं अगले की बात करें तो ये कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें। अब लेंस लॉ का कुछ नहीं है, लेंस लॉ को क्या बताता है, लेंस लॉ the polarity of the induced EMF is such that if it allow to flow current, मतलब शॉर्ट सर्किट होगा द करंट सो प्रोड्यूस एंड अपोजिंग द कॉज। मतलब वो ये कि देखो जो लेंस लॉ है वो पोलैरिटी बताता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो आपको क्या बताता है, आपको डायरेक्शन बताता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF बताएगा। तो इसमें पहले फैराडे लॉ आएगा, क्योंकि फैराडे लॉ के थ्रू ही आपको पता चल रहा है ना कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF कहाँ पर है या डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पर है। और ये जो है आपका लेंस लॉ वो पोलैरिटी बताता है कि इंड्यूस EMF की पोलैरिटी क्या होगी, तो ये अपने अपोज को कॉज करेगी जो भी जिस कारण से ये हुआ है। जैसे कि एक मैं ट्रांसफार्मर की बात बताऊँ, यहाँ पर आपका प्राइमरी वोल्टेज है, यहाँ पर आपका जो है EMF है, सेकेंडरी EMF है, और प्राइमरी EMF सेकेंडरी EMF एंड लोड है। तो देखो अब इसमें क्या होगा कि जो लेंस लॉ होगा वो अपने काज को अपोज करेगा, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज होगी, तो आपकी EMF भी यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप KVL भी लगाओगे तो ये चीज़ जो है इसको अपोज करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप जो भी मर्जी, जैसे KVL में कैसे लगाते हो पोलैरिटी के हिसाब से मैं चलता हूँ, जैसे यहाँ पर है तो मैं अपोजिट पोलैरिटी लेता हूँ, मीन्स प्लस, और यहाँ पर लूँगा माइनस। तो देखो V - ऑफ E है, तो मीन्स ये कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है, तो ये लेंस लॉ के थ्रू अपोज कर रहा है।
तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। अगर मैं करंट के बेसिस में बताऊँ तो करंट अगर ऐसे करके जा रहा है तो जो लेंस लॉ का करंट होगा वो उसके अपोजिंग में होगा। मीन्स यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि फ्लक्स को भी अपोज करेगा लेंस लॉ। मीन्स लेंस लॉ पूरे अपने कॉज को अपोज कर रहा है। मीन्स जड़ जो होती है लेंस लॉ के लिए वो उस चीज़ को अपोज करता है। तो यहाँ पर क्या वोल्टेज की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से फ्लक्स, फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ। तो ये पूरा कहीं ना कहीं ये वोल्टेज को ही अपोज करेगा। तो आई होप आपको जो है लेंस लॉ भी इसमें समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें आएगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता देना। और तो हम इसमें कर लेंगे। तो स्क्रीन ही वाइट होगी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसको जो है लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल एंड धन्यवाद। हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो है हमारा पार्ट नंबर 3 715 हमारा जो पोस्ट कोड है HPJ इलेक्ट्रिकल का, तो उसके ऊपर हम जो है आगे क्वेश्चन को 47 से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो टेलीग्राम का जो चैनल का नेम है वो HPJ इलेक्ट्रिकल है, जिसमें कि मैं वीडियो दे दिया करूँगा। और अगर हमारे पास इसमें 100 या 200 से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर इसमें हो जाएंगे तो वहाँ पर ये जो हमारे पास इस तरीके की PDF है वहाँ पर भी मैं अपलोड करने लग जाऊँगा। तो कृपया करके आप अभी इसको पॉज करके हमारे जो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। तो चलो आज जो है हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 47 द स्केल ऑफ एन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर यूजुअली रीड द। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोडायनमोमीटर की अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर जो है वो AC और DC दोनों सप्लाई को मेज़र कर सकता है। और AC DC से अगर बात किया जाए तो फिर ये रीड करेगा कौन सी हमारी RMS वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू को ये रीड करेगा, जिसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन AC। अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप की बात करें तो इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें स्प्रिंग कंट्रोल जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो स्प्रिंग कंट्रोल का किया जाता है। स्प्रिंग में मतलब कि कंट्रोलिंग सिस्टम में हमारा स्प्रिंग और ग्रेविटी दो आते हैं। और डैम्पिंग की बात करें तो डैम्पिंग में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग होती है। तो इसमें इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और स्प्रिंग कंट्रोल का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है उसमें हमारा वाट मीटर आएगा, वाट मीटर का इस्तेमाल होगा, वोल्ट मीटर होगा, मीटर होगा, पावर फैक्टर होगा या फ्रिक्वेंसी मीटर। इतने सारे जो प्रकार के हम इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा 47 का वो होगा हमारा इसमें क्या आपका हो जाएगा C। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द AC। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर इज़ यूज फॉर एक्यूरेट एंड लीनियर मेजरमेंट की बात करें। सबसे पहले अगर हम ट्रांसड्यूसर की बात करें तो कन्वर्ट एनी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, इनटू एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टमीटर, करंट एंड फ्रिक्वेंसी। तो वो होता है हमारा कौन सा ट्रांसड्यूसर। मीन्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। और ये जो ट्रांसड्यूसर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है पेपर में पूछा जाता है। जो हमारे पास ये ट्रांसड्यूसर है ये पेपर में पूछा जाता है। ये जो डेफिनेशन है ना, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम इसकी बात करें तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी, एक्टिव एंड पैसिव, ये भी जो इसकी डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि एक नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। अब सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का मतलब हुआ कि सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रिकल थी उसको कन्वर्ट किया, फिर से एक नॉन इलेक्ट्रिकल में, और नॉन इलेक्ट्रिकल को फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। जैसे प्रेशर एक नॉन इलेक्ट्रिकल हुआ, उसको ट्रांसड्यूसर के थ्रू कन्वर्ट किया डिस्प्लेसमेंट में, फिर डिस्प्लेसमेंट में जैसे LVDT हो गया, किसी के थ्रू हमने उसको फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। अगर हम अगली बात करें एक्टिव ट्रांसड्यूसर की, व्हेन ट्रांसड्यूसर डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सप्लाई, तो जैसे हमारा पीजो इलेक्ट्रिक, PV, फोटोवोल्टिक हो गया या थर्मोकपल हो गया। तो आपको पता है कि थर्मोकपल के बारे में मैंने पहले भी क्वेश्चन पेपर में बताया था कि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहाँ पर जो है DC वोल्टेज उत्पन्न होती है। और पीजो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट होगी। तो ये तुम्हारा रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया। तो इनमें जो डेफिनेशंस में बताया गया था कि इसमें थर्मोकपल हो गया या पीजो इलेक्ट्रिक हो गया, तो इसमें कोई एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अगर हम पैसिव की बात करें, व्हेन ट्रांसड्यूसर रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सप्लाई, तो मीन्स किसी एक्सटर्नल सप्लाई के थ्रू ये वर्क करेंगे। जैसे LVDT हो गया, थर्मिस्टर हो गया, रियोस्टैट हो गया, पायरोमीटर हो गया। अगर अगले की बात करें, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मतलब कि विच डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर यूज फॉर एक्यूरेट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमारे पास कौन है, LVDT।
तो LVDT का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पे सबसे पहली बात, अगर हम बात करें लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया, LVDT हो गया या हॉल इफेक्ट, ये 3 है इसमें टाइप, और जिसमें कि हमारा लीनियर स्केल, एक्यूरेट और हाई सेंसिटिविटी और वाइड रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कौन है अपना LVDT। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपना प्राइमरी वोल्टेज है, मीन्स एक्सटर्नल सोर्स है, तो ये किस में आता है अपना पैसिव में आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये आयरन की, निकल की, आयरन की रॉड है, तो ये है, और V1 एंड V2 है, और V आउटपुट जो है V1 माइनस और V2 मीन्स इसके डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमें जो है आउटपुट देखने को मिलेगा। अब ये जो आउटपुट है वो 0 तब होगा जब ये जो रॉड है वो हमारी होगी सेंटर में। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा कि विच डिस्प्लेसमेंट ट्रांजिस्टर यूज फॉर एक्यूरेट एंड लीनियर मेजरमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, तो LVDT। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा है 49 क्वेश्चन। अब 49 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द अर्ली इफेक्ट इन अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉज बाय, देखो इसका एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, और इसका जो है आंसर वैसे कौन सा सी है, द लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर NPN होगा या PNP होगा तो सबसे पहले एम्पलीफिकेशन के लिए जनरली हम BJT में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एम्पलीफिकेशन में हमें जो अपना फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में करना पड़ता है जंक्शन J1 एंड J2 को। तो ये वाला जो जंक्शन है वो J1 है और ये वाला जंक्शन हमारा J2 है, तो ये फॉरवर्ड वाइज करना पड़ेगा और रिवर्स वाइज। तो अगर हम देख सकते हो फॉरवर्ड वाइज कब होगा, जैसे NNP है तो N में नेगेटिव होगा और इसका जो दूसरा जंक्शन वाले जो टर्मिनल होगा उसमें वो होगा पॉजिटिव, तब तो ये होगा आपका फॉरवर्ड वाइज। और ये जो हमारा बेस टू कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स वाइज तब होगा, जैसे N है तो N के साथ अगर हम पॉजिटिव को कनेक्टेड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स वाइज। तो अब देख सकते हो कि ये हमारी जो है टोटल B जो है वो हमारी बेस की विड्थ थी। अब क्या होता है कि जब भी आप रिवर्स वाइज करते हो तो सबसे ज़्यादा जो आपका रिवर्स वाइज करने पर जो आपका डिप्लीशन विड्थ जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है वो बेस के इस वाली रीजन में होती है, जो आपको मैं W से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो आपका कलेक्टर टू बेस टू कलेक्टर के रिवर्स वाइज में जो आपका अर्ली इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। अब इससे अर्ली इफेक्ट में होता क्या है, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास इसमें ये होगी कि आपका जो रिवर्स वाइज वोल्टेज होनी चाहिए वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगी। तो रिवर्स वाइज वोल्टेज जैसे हमने देख लिया, बेस टू कलेक्टर हमारा क्या है, रिवर्स वाइज है। अब रिवर्स वाइज ज़्यादा होगी तो आपकी जो विड्थ होगी, ये वाली जो जंक्शन है इसके पास जो विड्थ होगी, मीन्स आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ये अपना कौन है, J2 जंक्शन है, ये J2 जंक्शन है, J2 एक मिनट, ये हमारे पास जो है J2 है और ये हमारे पास जो है J1 है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास J2 जो जंक्शन है उसमें ये जो विड्थ है वो हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये वाली जो विड्थ है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये हमारी बात जो थी वो टोटल B है और ये हमारी बात जो रिवर्स वाइज की वजह से जो विड्थ बनी, जो हमारी इसमें इफेक्टिव विड्थ होगी जो इफेक्टिव विड्थ है, जैसे देखो B माइनस ऑफ W, तो वो B इफेक्टिव विड्थ हमारी क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से बोलेंगे कि रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यहाँ पर कम होंगे। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि जो B है ये ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर है। देखो ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर का क्या मतलब होगा, अगर देखो इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ याद कर सकते हो लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स वाइज, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एमीटर में 1000 इलेक्ट्रॉन थे, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कलेक्टर तक जाना है, तो अब क्या है कि बीच में हमारे पास जो बेस है उसमें 5% तक की जो है रिकम्बिनेशन हो जाती है। रिकम्बिनेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन कर जाते हैं, तो इसमें से 1000 में से 50 यहाँ पर कंबाइन हो गए, रिकम्बाइन, तो कितने पहुँचे, 950। बट अर्ली इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर 50 के बजाय 10 ही रिकम्बाइन होंगे और बाकी पहुँच जाएंगे, जैसे 990 पहुँच जाएंगे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन की ये वाली डायरेक्शन के अपोजिट में अपना करंट फ्लो कर जाएगा। अब क्या होगा कि इसमें अल्फ़ा हो जाता है। अब अल्फ़ा होता है हमारा जिसमें कि कॉमन बेस में IC/IE हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो बीटा भी बढ़ा, बीटा से अपना IC बढ़ा। तो कहीं ना कहीं अर्ली इफेक्ट की वजह से जो स्टार्टिंग है वो हमारा रिवर्स वाइज जंक्शन के बढ़ने पर होती है, और उसका जो एंड है, जो इसका रिजल्ट है वो है कि कलेक्टर करंट जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका जो 49 का आंसर जो मिलेगा वो है आपका कितना, C, द लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स वाइज। तो आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने आपको समझाया तो वहाँ पर आप वीडियो को वापस उसको ऑन करके देख सकते हो। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 50 की, टू ऑब्टेन अ वेरी हाई इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस इन अ फीडबैक एम्पलीफायर एंड द टोपोलॉजी मोस्टली यूज। देखो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
अगर हम इसमें बात करें, ये इनपुट है, आउटपुट है, ये गेन है एंड फीडबैक है। तो आउटपुट में कोई भी चेंज होता है तो फीडबैक अपना इनपुट को बताता है कि आउटपुट में ये चीज़ कमी हो रही है। जैसे हमें 5 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, बट वो 4 वोल्ट हो रही है, तो फीडबैक आपको बताएगा कि 1 वोल्ट हमें एक्स्ट्रा देनी है। अब इसमें पूछा जाएगा कि इनपुट एंड आउटपुट इम्पेडेंस किस वाली फीडबैक एम्पलीफिकेशन में ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे वोल्टेज सीरीज, करंट शंट एंड वोल्टेज शंट होती है, जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट ये आप देख सकते हो, जिसमें कि इसका आंसर क्या है, इसमें है कि इनपुट एंड आउटपुट इम्पेडेंस हाई। तो करंट सीरीज में इनपुट एंड आउटपुट दोनों आपको जो है हाई देखने को मिलता है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा करंट सीरीज। तो 50 का आंसर होगा अपना करंट सीरीज। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, आइडियल ऑप एम्प, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 51 है ये रिपीट बचता है, यही क्वेश्चन ऐसे करके रिपीट बचते हैं और इनकी कंडीशन से ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। एन आइडियल ऑप एम्प एम्पलीफायर इज एन आइडियल। अब देखो क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस, जो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा और आउटपुट आपका एक तरीके से जीरो होगा, जिसकी वजह से इसको जो है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के नाम से जाना जाता है। अब वोल्टेज गेन इसकी इन्फिनाइट होगी, बैंडविड्थ इसका इन्फिनाइट होगा, स्ल्यू रेट इसका इन्फिनाइट होगा और CMMR भी इसका इन्फिनाइट होगा। तो ये जो 6 कंडीशन है ये आपको रट्टा मार लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आइडियल ऑप एम्प एम्पलीफायर इज़ एन आइडियल, तो ये क्या है आपका वोल्टेज कंट्रोल करंट वोल्टेज सोर्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका सिंबल होगा, जिसमें कि आपका नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग होगा। अब नॉन इन्वर्टिंग में अगर हम साइनोसॉइडल दे रहे हैं तो इसमें आपका मतलब वही फेज़ में रहेगा, बट अगर आपका नॉन इन्वर्टिंग में था ये मीन्स 0 फेज़ में रहेगा। बट इन्वर्टिंग में क्या होगा कि अगर आपका जैसे ये वाली फॉर्म है तो 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट कर देगा। और इसका जो आउटपुट है वो है हमारे पास रहेगी V0A, गेन हो जाएगा ये, और V2 माइनस V1, ये इसका जो है जनरली फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है आउटपुट साइड में। तो इसमें क्या है, 2 इनपुट है और एक आउटपुट हमें देखने को मिली है किसमें, ऑप एम्प एम्पलीफायर में। अगले क्वेश्चन की बात करें 52 में, अ ज़ीनर डायोड व्हेन यूज इन वोल्टेज स्टेबलाइजिंग सर्किट हिज बाइज इन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि देखो ये वाला हमारा जो है डायोड का देख सकते हो, डायोड में ये इसका सिंबल होगा जीनो डायोड का, और रिवर्स वाइज कंडीशन में इसको ऑन किया जाता है। फॉरवर्ड वाइज को उसका सेम ही होगा, जैसे कि अपना बेसिक सिंपल डायोड को ऑन किया जाता है। ये कट इन वोल्टेज होगी जिसके बाद ये ऑन होगा। अगर हम इसके रिवर्स वाइज की बात बताएं तो जो हमारा जीनर वोल्टेज होती है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के कम होती है, मीन्स आप बोल सकते हो कि 6 वोल्ट से नीचे नीचे हमें देखने को मिलेगी। अब जीनर वोल्टेज 6 ब्रेकडाउन वोल्टेज के नीचे होगी तो वहाँ पर अपना शार्प करंट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा रिवर्स वाइज रीजन बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 53, द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर एट लॉजिक 0 द गेट इज। वो ये कि अगर आपका आउटपुट कब 1 होगा, जब आपके इनपुट दोनों होनी चाहिए 0। अब देखो अगर हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट यूनिवर्सल गेट में आता है। नैंड गेट का जो सिंबल है इस तरीके से होगा, एंड और उसके आगे बबल, तो मीन्स ये बन जाएगा आपका नैंड। इनपुट एंड आउटपुट की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल 0 0 में अगर हम इसकी इनपुट है कितना, अपना कितना है 0 0, तो इसमें क्या आंसर आ रहा है 1, तो मीन्स नैंड गेट तो इसमें आंसर में होगा ही होगा अगर ऑप्शन मैच करता है तो। जैसे इसमें नैंड एन और एन एक्सॉर है, तो अब एक्सॉर में देखते हैं एक्सॉर गेट, तो ये उसका जो है सिंबल रिप्रेजेंट करेगा y इजिकल टू ए, इस तरीके से होगा y ए का कम्प्लीमेंट बी प्लस बी ए का कम्प्लीमेंट हमें जो है देखने को मिलेगा, ये एक्सॉर का प्लस वाला सिंबल लगता है इसमें। तो इनपुट अगर दोनों 0 है तो आउटपुट भी हमें 0 देखने को मिली है, तो ऑप्शन ए हमारा पास हो जाएगा क्रॉस, मतलब ये नहीं होगा। अगर अगले की बात करें नॉट गेट, तो नॉट गेट में क्या, अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें और नॉट गेट और एन एक्सॉर नॉर गेट की बात करें, नॉट गेट में क्या है कि ये आपका सिंबल रिप्रेजेंट हो गया, ये आपका आउटपुट जो है वो ए का कम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से अगर इनपुट आपका 0 है तो आपका आउटपुट क्या होगा 1 हो जाएगा, मीन्स ये आपका मैच कर रहा है कौन सा, नॉट वाला, तो कंडीशन फुलफिल होगी। अगर हम इसमें एक्सॉर की बात करें, एक्सनॉर एन लगा हुआ है एक्सनॉर, तो इसमें आपका जो सिंबल है इस तरीके से बनेगा, ये बबल एक्सॉर के आगे फिर एक बबल बन जाएगा मीन्स एक्सनॉर, तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। तो मीन्स ए बी प्लस ए का कम्प्लीमेंट इंटू बी का कम्प्लीमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर दोनों इनपुट 0 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो इसका मीन्स आपका जो बी आंसर है वो तो चलो हो गया करेक्ट, ये वाला जो है बी हो गया। अगर हम अगले की बात करें, जैसे कि अपना है और गेट में क्या ये कंडीशन हो रही है जो पूछी गई, अगर हम इनपुट एंड इनपुट में 0 0 लाएंगे आउटपुट 0, तो मीन्स ये नहीं होगा क्योंकि आउटपुट हमें 1 चाहिए इनपुट के 0 होने पर। अगर हम नैंड गेट की बात करें, NAND नैंड गेट, तो इसमें क्या है अपना y इजिकल टू ए डॉट बी हो जाएगा अपना। तो इनपुट अगर दोनों 0 तो आउटपुट भी अपना 0 हो जाएगा, तो मीन्स नैंड भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा और भी नहीं होगा, तो इसमें आंसर हो गया आपका कौन सा बी। तो नॉट और एन एक्सॉर नॉर गेट,
तो 53 आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अरे अगला क्वेश्चन गायब ही हो गया। अगर इसकी बात करें 56, पहली बात देखो ये जो क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है, जैसे A1 B1 और Y1 Y2 ये कुछ नहीं गिवन था, ये मैंने लगाया है, तो ये क्वेश्चन उधर हो ही नहीं सकता सॉल्व। और वैसे भी इस क्वेश्चन को अगर आ गया तो किस्मत अच्छी है, वरना इसमें कोई टाइम स्पेंड नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये ज़्यादा समय ले जाएगा। ये उन बंदों के लिए लिया जाता है जो ज़्यादा चतुर होते हैं और वो बोलते हैं कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुक्के नहीं लगाएंगे, बिना तुक्के लगाए, तो उनका ये बहुत ज़्यादा समय खा जाएगा। अगर हम क्लॉक 0 की बात करें, देखो यहाँ पर है क्लॉक A B इनपुट है। अब इसमें कौन सा आपका नैंड गेट है, ये कौन सा आपका ये नैंड हमें देखने को मिला है। जब हमने क्या बताया था कि A डॉट B हो जाएगा तो इसमें ये लग जाएगा। तो ठीक है, जैसे इसमें क्लॉक 0 है तो सबसे क्या अकर व्हेन द क्लॉक इज 0, अगर हम क्लॉक को 0 लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लॉक क्या हमारे 0 हो जाएगी, तो A क्या हमारे इसमें, फॉर एग्जांपल अगर हम A को कुछ भी ले लेते हैं 1 0 तो मीन 0, और इसके बाद फिर कंप्लीमेंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो कहीं ना कहीं A1 एंड B1 हमें जो है 1 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, A और B A1 B1 हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि अब इसमें क्या रेस राउंड की कंडीशन तब होती है कि जब Y1 एंड Y2 अपना ऑसिलेट होगा 0 और 1, मीन्स अगर Y1 0 है तो Y2 हमारा 1 होना ही चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेस राउंड कंडीशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें Y2 को, जैसे ये Y2 है तो Y2 का जो इनपुट है वो दिखते हैं। सबसे पहले इनपुट क्या है B1 से आई है और दूसरी इनपुट आई है Y1 से, तो ठीक है, तो Y2 इज इक्वल टू Y1 डॉट 1 का कम्प्लीमेंट। अब देखो इसमें क्या है कि B1 एंड Y1 तो 1 है, तो ये मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया आपका 1। ठीक है, तो Y1 आपका आ गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि Y1 का कम्प्लीमेंट डॉट 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है आपका नैंड गेट है, ये भी आपको जो है नैंड गेट देखने को मिला है। तो अगर आप जब यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा Y2 का हो गया Y1 का कम्प्लीमेंट, और वैसे ही Y1 का होगा Y2 का कम्प्लीमेंट। अगर फॉर एग्जांपल की मैं मानता हूँ कि Y1 इफ़ Y1 0 है, अगर Y1 हमारा जो है 0 देखने को मिलेगा, तो अब Y1 0 का कम्प्लीमेंट मीन्स Y2 क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा, तो Y2 एंड Y1 का कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। और Y2 अगर इफ Y2 को हम 0 लगाएंगे तो Y1 इजिकल टू Y2 का कम्प्लीमेंट इजिकल टू 1। तो मीन्स रेस राउंड की कंडीशन जो है B में नहीं होती जब हमारा क्लॉक क्या है 0 है। और वैसे ही अगर हमारा क्लॉक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, और इसमें जो है B1 A और B1 हो जाएगा। तो हमें पता है कि क्लॉक क्या है 1 और 1 1 हो जाता है, पर उसका कम्प्लीमेंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर क्या Y1 Y2 1 हो जाएगा। तो मीन्स ये भी कंडीशन हमें नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी क्लॉक 1 में भी ये रेस राउंड कंडीशन नहीं लगेगी। फिर D वाला क्या होगा कि ये सेम ऑप्शन B के जैसे कंसेप्ट बन जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर ये रिपीट होता है तो डज नॉट अकर, इसका सीधा सीधा आंसर है। और वैसे जो है कभी कभी तो ऐसे विचित्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कि पूछो ही मत। और वैसे ये ट्रांसमिशन का क्वेश्चन था और यहाँ की जो कट ऑफ है वो 59 गई थी लास्ट, तो आप देख सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आया था। तो अगले की अगर हम बात करें तो अगला तो देखो स्क्रीन में ही गायब हो गया। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगला जो है हमारा इसमें पार्ट नंबर 4 बनेगा, जिसमें कि हम जो है आगे की क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है कि हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर जाके आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अभी के लिए हम आपसे जो है विदा लेते हैं, धन्यवाद। हेलो, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें कि हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं HP JEE 715। एंड फर्दर हम अगर क्वेश्चन में बढ़ें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, तो कृपया करके आप उसको ज्वाइन करें। 100-200 हमारे सब्सक्राइबर होने के बाद हम उसमें क्वेश्चन पेपर हमारे HP और JEE से रिलेटेड हमारी जो न्यूज़ हैं और धीरे धीरे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो जॉब की वैकेंसी से न्यूज़ है उसमें हम जो है आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और इसमें जो है हमारा जो भी PDF हमने सॉल्व की है क्वेश्चन पेपर्स की, तो उसको भी अपलोड वहाँ पर कर दिया जाएगा। तो आज जो है हम क्वेश्चन पेपर 715 का 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT एंड MOSFET इज कॉल्ड। तो देखो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक का। तो इसमें आपका IGBT, तो MOSFET और MOSFET एंड BJT की जो भी हमारी एडवांटेजेस हैं तो उसको कंबाइन कर दिया गया है IGBT में, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसमें 2 गेट हमें जो देखने को मिलेंगे ऑफ एंड ऑन करने के लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट है इसमें।
अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, अ थायरिस्टर हैज़ अ पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ 650 वोल्ट, द वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर इज 2, देन द वोल्टेज अप टू विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड इज गिवन बाय। देखो जो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब होता है कि रिवर्स वाइज में मैक्सिमम कितनी वोल्टेज की क्षमता कि वो झेल सकें। तो अगर हमारे जैसे 650 की इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज है, मीन्स अगर इसमें 700 जाएगा तो अपना SCR रिवर्स वाइज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो हमारा इसमें फॉर्मूला है पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू सेफ्टी फैक्टर इनटू VM, VM इज मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज हमने निकाली 325। तो इसमें हम AC की चीज़ AC में वोल्टेज निकालते हैं हमेशा, तो हमें पता है VRMS इज इक्वल टू VM अपॉन √2, डेट इज़ 230। तो हमारा जो 58 का आंसर हो जाएगा डेट इज़ 230। अगर हम 59 की बात करें तो ये हमारा लाइनमैन या SSA में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन जेई में भी रिपीट हुआ है। तो ट्राई कैन नॉट बी यूज इन AC वोल्टेज रेगुलेटर फॉर एन, तो इसमें क्या आपका इंडक्टिव लोड। अगर हम 60 की बात करें, अ पावर चॉपर कन्वर्ट, ये भी याद करने वाली चीज़ है, ये DC टू वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है कौन, पावर चॉपर। अगर हम इसमें बात करें 62, ये लर्न वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा मतलब अगर जिसने इसके बारे में पढ़ा होगा वही इसको करेक्ट आंसर दे सकता है, वरना बाकी में लगेंगे ये तुक्के। अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कैन बी ऑपरेटेड इन लोड कम्यूटेशन मोड इन केस लोड कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें क्या अपना RLC अंडर डैम्प्ड। अगर हम 63 की बात करें, इफ़ होल्डिंग करंट ऑफ अ थायरिस्टर इज 2 मिली एम्पेयर देन द लैचिंग करंट शुड बी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लैचिंग करंट होता है वो 2.5 टाइम ऑफ एन होल्डिंग करंट होता है। तो हमारा इसमें जो अपना होल्डिंग करंट है वो है 2 मिली एम्पेयर, तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे तो लैचिंग करंट हमारा कितना निकलेगा अपना 0.0005। तो इसका मीन्स अगर इसमें देखा तो किसके पास है इसका, तो ये आंसर आपका D, क्योंकि इसमें मिली के आंसर की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें 64 में, थायरिस्टर कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवर वोल्टेज बाय यूजिंग। अब देखो ओवर वोल्टेज और इसमें हाई वोल्टेज के लिए हम पैरेलल में इक्विपमेंट्स को जोड़ते हैं। अगर इसमें बात करें तो ओवर वोल्टेज के लिए हम वेरिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस के नाम से जाना गया, और हाई वोल्टेज के लिए हम इसमें स्नबर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। हीट के लिए हम हीटिंग सिंक, और हाई करंट के लिए इंडक्टर। अगर इसमें हाई इंडक्टर होगा तो जिसके थ्रू हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हॉटस्पॉट की, जिसके थ्रू आपका जो SCR है वो ख़राब हो जाएगा। और अगर हम इसमें बात करें ओवरलोड में तो वो क्या, इसका आंसर क्या है, फ्यूज़। अगर हम 66 की बात करें, 65 यहाँ पर मिस है, तो हम अगली वीडियो में 65 और जो हमारा पार्ट नंबर 3 में जो चीज़ें मिस हो चुकी हैं क्वेश्चन 1-2, तो उसको भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। 66 की बात करें तो ये सिंपल है, A.A का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम A को 1 लेते हैं तो जो A कम्प्लीमेंट है वो 0 हो जाएगा, तो 1.00 एंड 0 1 0, तो आंसर C। अगर हम इसमें 67 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लैचेस आर सर्किट विच आर, तो ये क्या आपके लेवल ट्रिगर्ड, ये आपको याद करना पड़ेगा, वरना फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या एज ट्रिगर, तो इंपॉर्टेंट है बस। अगर हम 68 की बात करें, इफ़ अ हेक्साडेसिमल नंबर नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर ईच हेक्साडेसिमल डिजिट देयर विल बी हाउ मेनी बिट्स। तो हेक्साडेसिमल में 0 को हम बाइनरी में 4 बिट्स की फॉर्म में लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे करके आप देखोगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 68 का 4। मीन 0 को आपने किस तरह लिखे, 4 बिट्स की फॉर्म में 0 0 0 0, 1 को 0 0 0 1, 2 को 0 0 1 0, 3 को 0 0 1 1, तो आप इसका आंसर 68 का क्या हो जाएगा आपका 4। अगर हम अगले की बात करें 69 की, द ट्रुथ टेबल ही इज़ यूज टू एक्सप्रेस, तो क्या है ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम 70 की बात करें, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा अजीब क्वेश्चन दे दिए गए हैं जिसका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से दिए गए हैं। तो हाउ द डिजिटल सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ सिंगल कंडक्टर, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है और इसका आंसर है सीरीज। बट किस टॉपिक से कौन सा चैप्टर कोई पता नहीं। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। अगर हम अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी दैट इज रैम। अगर हम 73 की बात करें, इन अ लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट। देखो जो हमारा 73 क्वेश्चन है इसमें जो लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, लेंस लॉ है, आपका थंब रूल है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमने 715 के पार्ट फर्स्ट में सब एक्सप्लेन कर दिया गया है। वहाँ पर हमने टाइमलाइन बना के रखी है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट लेंस लॉ या आपका फैराडे लॉ को क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। अगर हम 74 की बात करें, द चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल इफेक्ट
तो इसमें आपका क्या है, आप देखो रिलक्टेंस एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों में एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों चेंज करेंगे तो रिलक्टेंस एंड रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो 74 का आपका सी आंसर। 75 की बात करें, द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स की बात करें या मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करें, तो इसकी जो लाइन्स है वो ऑलवेज आपको क्या देखने को मिलेगी, कर्व लाइन। तो इसका आंसर बी है और ये रिपीटेड है SSA अलाइनमेंट में भी, इनमें से एक पेपर में। विच मटीरियल कंपाउंड बिहेव लाइक परफेक्ट इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर में, परफेक्ट इंसुलेटर और हाई में कंडक्टर। अब देखो लो टेम्परेचर में क्या होगा, जो हमारे पास इसमें सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो लो टेम्परेचर में ये क्या होंगे, स्ट्रांगली बाउंड होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी इसको छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ के अपने जगह को, प्लेस को छोड़ के जाएगा तो वहाँ पर होल क्रिएट होता है। बट लो टेम्परेचर में कोवलेंट बॉन्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा, जिसकी वजह से हम बात करें तो लो टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेंगे, ये इंसुलेटर। और हाई टेम्परेचर में क्या होगा कि अपना ये बॉन्ड को ब्रेकआउट कर लेंगे और यहाँ से वो लीव कर जाएंगे और होल यहाँ पर रह जाएगा। तो जिसके थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट उसके विपरीत दिशा में मूव करेगा, मीन्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, कंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर में कंडक्टर और लो टेम्परेचर में इंसुलेटर। अब ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड, ये सब जो है आपकी सेमीकंडक्टर की टाइप्स हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये तुम्हारे इंट्रिंसिक है, मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड गैलियम आर्सेनाइड ये डोपिंग एक्सट्रिंसिक के अंदर आता है। अगर हम 77 की बात करें, द नंबर ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन अ जर्मेनियम एटम आर, तो देखो सबसे पहले सिलिकॉन की सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो सबसे टॉप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टिन आता है। ये आगे ग्रुप 4 डेट इज एन प्योर सेमीकंडक्टर्स। कार्बन का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हम सेमीकंडक्टर में क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप है वो तुम्हारा 2.1 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, मीन्स एक तरीके से कट इन वोल्टेज होती है, जिसके बाद अपना जो अपना डायोड है वो ऑन होता है। तो अगर हम 77 की बात करें तो कार्बन अगर 6 इसके एक तरीके से नंबर्स है, तो सिलिकॉन में अगर हम इसमें नीचे जाएंगे तो 8 ऐड करते हैं, 8 से फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो इस तरीके से आपका जो जर्मेनियम में अगर बात करें तो 32 आंसर है इसका। और इसकी वैलेंस की बात करें तो वो 4 है, तो मीन्स ये सेमीकंडक्टर में आता है। अगर वैलेंस 4 से ज़्यादा, इंसुलेटर 4 से कम, डेट इज़ कंडक्टर। 78 लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विदाउट अ डीसी सोर्स और क्लिपर एक्ट लाइक, देखो इसमें डीसी सोर्स से घुमाया गया है क्वेश्चन को। अगर हम पॉजिटिव क्लिपर की बात करें, यहाँ पर एसी सोर्स है, यहाँ पर आपका डायोड है। डायोड जब भी आपका प्लस एंड माइनस होगा तो शॉर्ट सर्किट आइडियल के केस में, और अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेट इज ओपन सर्किट आइडियल के केस में। तो स्टार्टिंग में क्या है कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होगा आपका एसी सोर्स, तो जिसमें आपका जो डायोड है वो पॉजिटिव या नेगेटिव मीन शॉर्ट सर्किट में हमारी वोल्टेज होती है क्या, 0। तो आप ये देख सकते हो। अगर हम इसमें बात करें नेगेटिव एंड पॉजिटिव में, तो अपना क्या होगा, ये जो डायोड है वो ओपन सर्किट में जो वोल्टेज है वो इनपुट के जैसे हमें सेम देखने को मिलेगी जैसे ये। तो इसमें क्या है, AC टू DC में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो आई होप आपको जो है इस क्वेश्चन में समझ आ गया होगा कि हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कीजिए, जिसकी वजह से आपको आगे बेनिफिट देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में AE और JEE के क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम, एंड इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लेके, तो आपको वो दे दी जाएगी। तो धन्यवाद। हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो हम न्यू वीडियो है हमारी 715, जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसका पार्ट नंबर 2 है। तो अगर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसकी कट ऑफ के बारे में बताएं तो जो जनरल की कट ऑफ थी उस समय UR की, तो वो थी 59.52। ये 85 में से होता था उस समय पेपर। ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो कट ऑफ है। और OBC की बात बताएं तो उसकी जो है 50.73। और अगर हम SC/UR की बात बताएं तो 53.77, और ST/UR की बात बताएं तो 51.79। तो ये जो थी उस समय 57 पोस्ट थी, और जिसमें से ये उनकी जो है कट ऑफ है। अगर हम आज का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है हमारे पास, अगर हम बात करें तो टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ DC शंट मोटर की बात बताएं तो ये हमारे पास जो है रिपीट है 912 में। तो आप ये देख सकते हो कि ये स्पीड वर्सेस टॉर्क का जो ग्राफ है DC शंट मोटर का, तो इसमें अगर हम नो लोड की बात करें तो इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरीके से अपना कांस्टेंट बनेगी। और अगर हम बात करें आपका जैसे ही उसको लोडेड करेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले अपना ओमला होगा, और फिर अपना ओमला की वजह से मीन्स इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, इसकी वजह से आपका जो ग्राफ है वो ड्रॉपिंग वे में आपको देखने को मिलेगा, मीन्स इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो इसका जो 22 का आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा B, और ड्रॉप स्ट्रेट लाइन।
अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट मोटर द एडिशनल रेजिस्टेंस इंसर्टेड इन एन आर्मेचर शुड बी। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका किस तरीके से हम मोटर को ऑन करते हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कि हमारे पास जो है 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर एंड 4 पॉइंटर जो हमने इसमें स्टार्टिंग मेथड है शंट में बात करें या अगर हम डीसी मोटर में बात करें तो 3 स्टार्टिंग मेथड्स हैं ये, ठीक है। तो अगर हम शंट की बात करेंगे तो शंट में हम 3 पॉइंटर स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो 3 पॉइंटर स्टार्टर होता है इसमें वो शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो 2 पॉइंटर स्टार्टर है वो इस्तेमाल किया जाता है सीरीज़ मोटर के लिए, और जो अगर 4 पॉइंटर है वो बेसिकली कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसमें रेजिस्टेंस होता है उसको हम जो है कट आउट इन स्टेप की फॉर्म में जो है हम उसको धीरे धीरे जो है कट आउट करते हैं। जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कट आउट करते हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास अगर मैं बताऊँ तो करंट इज इक्वल टू वी अपॉन, इसमें अगर हम बताऊँ वी माइनस ऑफ आई बी अपॉन आर प्लस ऑफ एन आर ऑफ एक्सटर्नल, इस तरीके से अपना रेजिस्टेंस होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमारी बैक ईएमएफ होती है मीन्स वो रोटेट नहीं करता है, तब ये जीरो हो जाएगी। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है खुद का आर्मेचर का वो होता है लो। तो उस समय जो अपना करंट है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, जिस चीज़ को कम करने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे जो है कट डाउन इन स्टेप की फॉर्म में जो हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 का बी, कट आउट इन स्टेप्स में। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 24 क्वेश्चन की, द फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर ही इज़ यूजुअली एक्साइटेड एट, ये पता नहीं किसी क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड है, मेरे को याद नहीं आ रहा किस क्वेश्चन पेपर में था, बट इसमें जो हम है 1110/220 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो 24 का भी आप इसको याद रख सकते हो। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें 25 की, द एंगल बिटवीन द इंड्यूस ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑन नो लोड फॉर अ सिंगल फेस अल्टरनेटर की अगर हम बात करें। अब देखो फॉर एग्जांपल सिंगल फेस अल्टरनेटर की बात करेंगे, ये उसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, टर्मिनल ये लोड होगा, ये इसका रेजिस्टेंस होगा, ये उसकी रिएक्टेंस होगी और ये इम्पिडेंस बनेगा। अगर हम नो लोड की बात करेंगे तो नो लोड में बेसिकली होगा क्या कि जो हमारा करंट है वो जीरो होगा। तो जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ एंगल डेल्टा इज इक्वल टू वोल्टेज एंगल जीरो हो जाएगा। तो मीन्स एक तरीके से जो कितने के इक्वल हो जाएगा, ये 20 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25 का सी। अब ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर जिसको पता है कि जो हमारे पास इसमें जो इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो है इस चीज़ को हम बोलते हैं टॉर्क एंगल या पावर एंगल के नाम से जानते हैं। अगर बेसिकली पावर एंगल होता गया है, ये जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। अगर हम अगले की बात करें, अब 25 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। आप यहाँ से देख सकते हो ये इसके इक्वल हो जाएगा जीरो। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्रिवन बाय अ कांस्टेंट स्पीड प्राइम मूवर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इन। अब देखो ये तुम्हारा अल्टरनेटर की बात की गई है, और अल्टरनेटर में अगर हम जो है कांस्टेंट स्पीड प्राइम मूवर की बात की गई है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि स्टीम इनपुट की बात की गई है जो कि होगा कांस्टेंट। अब हम ये जो है हमारा लैगिंग केस है। अब लैगिंग के केस में जैसे देखो ये वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट जो है लैग कर रहा है, कुछ फाई एंगल कुछ पीछे कर रहा है, और वोल्टेज एंड करंट के बीच के एंगल को बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। और इसके द्वारा जो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो यहाँ पर बना हुआ है, और ये ओवर एक्साइटेड के केस में लैगिंग पावर फैक्टर की बात की जा रही है। अब इसमें बात की गई है कि जो हम पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर को अगर हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, मीन्स पावर एंगल हो गया वी और आई के बीच में, ये ओवर एक्साइटेशन की बात की गई है। और इसमें क्या है कि आपका क्या है कांस्टेंट स्पीड प्राइम मूवर, मीन्स ये जो चीज़ है आपकी वो कांस्टेंट है। अब क्या है कि एक्साइटेशन को अगर हम रिड्यूस करेंगे मीन्स उसको अंडर एक्साइटेशन में लेकर जाएंगे तो ये ई एफ से ई एफ डबल डैश में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपना जब ये चीज़ जब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी तो इसके थ्रू होगा क्या कि ये चीज़ हो जाएगी ये, एंड जो करंट है वो हमारे पास हो जाएगा इसकी तरीके के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि जब ई एफ में हमारे पास होगा, जब हमारे पास ई एफ में होगा तो उस समय जो हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर होगा, और एंगल क्या हो जाएगा एक तरीके से हमारे पास जीरो। पहले कुछ एंगल था लैगिंग में, अब जीरो। अब जैसे ही हमारे पास ये जो चीज़ है ई एफ डबल डैश में जाएगा तो आपका जो करंट है वो अब आगे को जाएगा, वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी करंट आपका वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ को क्या बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, बट कुछ एंगल है। तो इसमें क्या है कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो उसके थ्रू हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है वो भी आपका चेंज करेगा। इसमें जो क्वेश्चन 3 प्रकार के क्वेश्चन बढ़ते हैं, पावर फैक्टर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, एक्साइटेशन से क्वेश्चन बनता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ में इसमें क्या प्रभाव पड़ा है, और एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हमारा टॉर्क
एंगल के, जो मैंने इधर बताया था ना आपको, ये वाला, ये टॉर्क एंगल होता है, लोड एंगल होता है। तो ये जो टॉर्क एंगल और लोड एंगल से भी आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फील्ड एक्साइटेशन इसका आंसर होगा, क्योंकि जब भी हम इसको चेंज करेंगे, जिसके थ्रू आपका जो ये फाई एंगल है वो भी आपका चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, अब ईएमएफ की अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन पहला पूछा जाता है ईएफ में क्या है कि जब ये ईएफ है, ईएफ डैश एंड ईएफ डबल डैश की बात करें, तो आप देख सकते हो ये लेंथ है इसकी, तो सबसे ज़्यादा जो है इस लेंथ में ईएफ में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जब ये चीज़ यहाँ पर आएगी तो लेंथ और कम हो जाएगी, और उसके बाद जब ये ईएफ डबल डैश तक जाएगा तो लेंथ और कम हो जाएगी इसकी। तो इसमें क्या है कि ईएफ इज़ ग्रेटर देन ईएफ वन एंड ईएफ डबल डैश। ये हो गया ईएमएफ का क्वेश्चन होगा कि जब अगर हम ओवर एक्साइटेशन में हमारा इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा या अंडर एक्साइटेशन में ये चीज़ ज़्यादा होगी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, एंगल की बात करें थे, मीन्स एंगल होगा ये वाला चीज़ एंगल। तो एंगल क्या था कि ई1 में ज़्यादा हो गया था, फिर ई डैश में करेंगे तो यूनिटी हो गया, मीन्स एंगल फाई 0 हो गया, और उसके बाद फिर बढ़ गया। तो जिसके थ्रू अगर एंगल जो है पावर फैक्टर के बीच का एंगल अगर बढ़ता है तो आपका कॉस फाई की वैल्यू कम हो जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉस 90 0 एंड कॉस 0 1, तो उस तरीके से आपका पावर फैक्टर भी आप इससे पता लगा सकते हो। तो आप इसका जो आंसर है वो है फील्ड एक्साइटेशन, वरना आप इसको डायरेक्ट याद ही कर लेना। 26 क्वेश्चन का आंसर है सी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी रिपीटेड है एंड इंपॉर्टेंट है, ये किसी क्वेश्चन पेपर में आया है। और लीडिंग पावर फैक्टर लोड ऑन एन अल्टरनेटर इम्प्लाइज दैट इट वोल्टेज रेगुलेशन शैल बी। अब देखो जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लीडिंग होता है, उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आई आर कॉस फाई माइनस आई एक्स साइन फाई का होता है, माइनस फॉर द लीडिंग एंड प्लस फॉर द लैगिंग। यहाँ पर अगर प्लस लगाएंगे तो वो लैगिंग हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे तो ये लीडिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज़ को लेता हूँ 5 माइनस 4 डेट इज़ 1, अगर मैं 5 माइनस 5 लेता हूँ डेट इज़ 0, एंड 5 माइनस 6 लेता हूँ डेट इज़ -1, मीन्स लीडिंग पावर फैक्टर में आपकी ये तीनों वैल्यू आ रही है, मीन्स पॉजिटिव भी आ रही है, 0 भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। ठीक है, अगर हम लैगिंग में इसकी जगह प्लस ले लेंगे तो 5 + 0 5 एंड 5 + 1 is 6। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही देखने को मिला है लैगिंग में, पर लीडिंग में हमें पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, ये तीनों प्रकार के हमें जो है रेगुलेशन देखने को मिले हैं। तो जो 27 का आंसर है वो है एनी ऑफ दीज। तो 27 इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट करेगा, जो आपका पेपर होगा इसमें पक्का ये रिपीट करेगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 28 की, इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड फ्लक्स की बात करेंगे। अब देखो जो सिंक्रोनस मोटर की बात की गई है, सबसे पहले जो सिंक्रोनस हमारे पास मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। 3 फेज की भी बात करें या सिंगल फेज की भी बात करें, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इससे ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये आप नोट कर सकते हो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड फ्लक्स की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि जो फील्ड फ्लक्स होता है उसमें हम डीसी सप्लाई लगाते हैं, और डीसी सप्लाई मींस अगर हम रोटर में फील्ड वाइंडिंग को लगाएं तो उसकी एक अलग से एडवांटेज होती है, ये आपको पता होगी। अब डीसी सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसमें 110 या 220 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो डीसी होती है वो कांस्टेंट होती है, देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मीन्स रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए। अगर हम अगले की बात करें, इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक ईएमएफ सेट इन द स्टेटर डिपेंड्स अपॉन। वैसे तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ये था आपका ये वाला जो क्वेश्चन था ये अल्टरनेटर से है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोटर की इसमें है। तो इसमें आप याद करके रख लेना, रोटर एक्साइटेशन इसका आंसर होता है। बट अगर मैं इसको बताऊं तो इसका आंसर आएगा इस तरीके से। देखो इसमें होता क्या है कि जो हमारा ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, जो मतलब ये चीज़ें बन रही है ये इस तरीके से बन रही है। तो वही है कि एक्साइटेशन इंक्रीज़ करेंगे तो अपना E1 है, और एक्साइटेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो आपका E2 है। मीन्स एक चीज़ से ये जो हमने किया उसी के जैसे है, बट इसमें थोड़ा सा इसका अपोजिट है। ये बस ये चीज़ ऊपर है और ये चीज़ नीचे हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 29 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जो है डायरेक्ट याद भी कर सकते हो अगर यही जैसा रिपीट करेगा तो। अगर 30 क्वेश्चन की बात करें, और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर ही इज़ वाइडली यूज फॉर। अब देखो सिंक्रोनस मोटर की कहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइडली, तो इसका आंसर होता है पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए। अब देखो जो सिंक्रोनस मोटर है इसमें अगर नो लोड के ऊपर चलाएंगे तो ओवर एक्साइटेड के डीमैग्नेटाइजेशन में तो ये कंडेंसर के जैसे एक्ट करेगा, जिसमें कि ये जो केवी है वो डिलीवर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए, द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30। अगर हम 31 की बात करें तो इन अ हिस्टैरिसीस मोटर द रोटर केस मस्ट हैव। अब देखो इसमें जो है अगर हम हिस्टैरिसीस मोटर की बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आती है, जिसमें कि सिंगल फेज में ये सिंक्रोनस मोटर में आती है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारे पास हिस्टैरिसीस मोटर होती है उसमें हमारे पास
हिस्ट्रीसिस प्लस एडी करंट स्टार्टिंग में टॉर्क हमें देखने को मिलता है, और जब ये सिंक्रोनस स्पीड में जब जाती है तो इसमें सिर्फ हिस्ट्रीसिस टॉर्क हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेटर की बात करें तो स्टेटर हमारे पास वैसे ही होगा सिंगल फेस इंडक्शन के जैसे, जिसमें कि हमारे पास एक स्टेटर वाइंडिंग और एक एक्सिलरी वाइंडिंग हमें जो है देखने को मिलेगी, मीन्स मेन वाइंडिंग एंड एक्सिलरी वाइंडिंग देखने को मिलेगी किसमें, स्टेटर में। अगर हम इसमें रोटर की बात करें तो देखो हम इसमें जो है क्रोम स्टील का इस्तेमाल कर सकते थे पूरा, बट ये जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से ये महंगा होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जो कि है एल्यूमिनियम, और उसके बाद जो है कुछ कोटिंग लगा देंगे किसकी, क्रोम स्टील की। ये जो हमारे पास क्रोम स्टील वाला ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें साउंड रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल होता है, ये बहुत बार इसकी एप्लीकेशन और ये क्रोम स्टील बहुत बार जो है पूछा गया है। अगर हम इसके अगले की बात करें तो इसमें जो है मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैग्नेटिक मटेरियल मीन बी एच कर्व जो है इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो बी एच कर्व होता है वो ज़्यादा होता है, और इसमें जो है रिटेंटिविटी इसका आंसर है, तो रिटेंटिविटी ये हो गई, तो रिटेंटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम फर्दर बात करें तो ये जो अल्फ़ा एंगल है मीन स्टेटर एंड रोटर, इसके बीच में कुछ अल्फ़ा एंगल होगा, तो ये जो अल्फ़ा एंगल है वो इस बी एच कर्व की वजह से है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें अल्फ़ा एंगल ज़ीरो क्यों नहीं हुआ। अब देखो इसमें अगर अल्फ़ा एंगल ज़ीरो होगा तो कॉज साइन ज़ीरो ज़ीरो, एंड इसमें तो हम कभी भी इसको ज़ीरो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ इसके बीच में एंगल हमें जो है देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें फर्दर बात करें तो हिस्टैरिसीस लॉस में आगे बात करें, अब देखोगे ये जो रोटर है हमारे पास इसमें क्या था, एल्यूमिनियम, उसके ऊपर हमने क्रोम की स्टील लगा दी, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि द रोटर हैविंग द नो स्लॉट नो टीथ एंड नो वाइंडिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिला है। अगर हम अगले की बात करें, ये हमारे पास जो टॉर्क और स्पीड की करेक्टरिस्टिक्स है तो ये है हिस्टैरिसीस की। तो हिस्टैरिसीस आपका जो कांस्टेंट देखने को मिलेगा जब तक सिंक्रोनस स्पीड नहीं आती, और ये जो चीज़ है वो एडी करंट है। एडी करंट मैंने जैसे बात की थी कि एडी करंट जो होता है फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर था, तो मैंने उसको बोला था कि फ्रिक्वेंसी एंड प्रोपोर्शनलिटी, तो ये उसका डिफरेंस के स्क्वायर के डिफरेंस पे आ जाएगी, मीन्स जैसे यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाए तो उसके डिफरेंस में आ जाएगी। तो अब देखो स्टार्टिंग में हुआ क्या कि अगर आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है फॉर एग्जांपल ये 100 आरपीएम में है, और जो अभी रोटर है वो 10 आरपीएम में, तो उनका जो डिफरेंस है 90 आरपीएम का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जो है एडी करंट टॉर्क हमें जो है देखने को मिलेगी। और फर्दर जैसे हम सिंक्रोनस तक पहुँचेंगे तो जो हमारी एडी करंट टॉर्क है वो वहाँ पर हो जाएगी ख़त्म। तो इसका जो बाद में जो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, मीन ये जो इसका जो पूरा ग्राफ बनता है वो ये बनता है। यहाँ पर अपने पास हो जाएगी एडी करंट टॉर्क, और यहाँ पर हिस्टैरिसीस टॉर्क हो जाएगी, और ये अपना सिंक्रोनस स्पीड तक ही जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होते हैं वो इतना पूरा सिंक्रोनस तक नहीं जाते। अगर मैं चलो आगे बता दूंगा कि सिंक्रोनस तक पूरा नहीं जाते हैं। तो अगर हम अगले की बात करें तो 32 क्वेश्चन की बात, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अगर हम अगले की बात करें 32 क्वेश्चन की बात करें तो ये रिपीटेड है 912 में, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ स्लिप रिंग इन एन इंडक्शन मशीन, तो ये हमारे पास क्या आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इसका जो आंसर है, तो ये बहुत बार रिपीट किया है, ये हर क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो ये रिपीट मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें हम 33 अब जाके जो है न्यूमेरिकल हमें जो है देखने को मिला है। तो द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लिप 4%, सिंपल है 4% स्लिप में कितनी हमारी स्पीड हमें देखने को मिलेगी। तो हमें इसमें जो है एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो है 1000 आरपीएम में जो इसकी स्पीड चली हुई है, ठीक है। तो इससे देखो जो क्वेश्चन है देखो 1000 आरपीएम है, इससे ऊपर कोई नहीं है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा 1000 आरपीएम में। तो हमने देखा कि 1000 आरपीएम है, तो हमें पता है कि स्लिप एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, तो 1 माइनस एन आर अपॉन एन एस, एंड ये ऐसे करके अब पूरा जो एन आर है वो निकल जाएगा कितना 960 आरपीएम। तो ऐसे तो 950 इसमें दिया गया है, तो ये थोड़ा 60 होना था, बट चलो कोई नहीं, इसमें आंसर हो जाएगा 33 का सी। अब अगले की बात करें हम 34 क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ऑफ 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 2% स्लिप की बात करें, तो हमें पता है कि जो अपना एफ आर होता है, जो अपना रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है एफ आर, वो एस टाइम ऑफ एफ एस होती है। तो बस इसमें जो स्लिप है वो हमें ये दी स्लिप हमें पुट कर देनी है यहाँ पे, और स्लिप हमें अगर इसमें पुट कर देंगे, और हमें जो पता है स्टेटर की जो फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स है, तो हमारे इतना हो जाएगा अपना 1 हर्ट्स मीन्स 1 साइकिल पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए। अगर हम 35 की बात करें, द पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू बी मैक्सिमम व्हेन इट इज ऑपरेटेड,
तो कब पावर फैक्टर आपका मैक्सिमम होता है, तो फुल लोड में आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 होता है और नो लोड में 0.2। तो इसमें कितना है, फुल लोड। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 36 की, द एडवांटेज ऑफ डबल स्क्यूल केज इंडक्शन मोटर ओवर सिंगल केज मोटर इज डैट। अब देखो इसमें है क्या कि अगर हमें पता है कि जो इसमें दो प्रकार के गेज होते हैं, आउटर केज एंड द इनर केज। आउटर केज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होती है। जब भी हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ लगाएंगे हम इसमें सिंपल, V इज इक्वल टू आई इंटू ऑफ आर। अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास ये बनेगा। और अगर हमें पता है कि ये बन गया है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा आउटर केज में तो अपना जो स्टार्टिंग करंट है वो कम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग करंट इज़ लो। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इनर केज में क्या होता है कि जब रनिंग की कंडीशन में इनर केज बनता है जिसमें रेजिस्टेंस कम और रिएक्टेंस ज़्यादा, तो पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट में इस्तेमाल होता है ये। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, द स्टार्टिंग करंट इज़ लोअर। अगर हम 37 की बात करें, द कैपेसिटर इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही इज़ यूज फॉर। अब देखो सिंगल फेज में जो कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो मैंने जब ऊपर बात की थी कि ये हमारे पास जो है टॉर्क वर्सेस स्पीड के बीच में बनाए गए हैं। ये हमारे पास है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, जो येलो वाली लाइन है, और रेड वाली है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, मीन्स इसमें कभी भी स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारे पास नहीं होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, रनिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क हमें पास नहीं होती है। और इसमें जो है कैपेसिटर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ यूज़ फॉर, तो इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग होती है जो कि इसको मतलब कि सिंगल फेज होता है तो उसको डबल फेज में बनाती है, मीन्स टू फेज में, जिसके थ्रू ये सारा कुछ होता है। तो जो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग द मोटर, तो 37 का हो जाएगा सी। अगर हम अगले बात की बात करें 38 का, 912 में भी ये वापस रिपीट हुआ है। ACR कंडक्टर हैव। अब देखो इसमें ACR कंडक्टर हैव क्या है कि देखो ये स्टील है, आगे पीछे एल्यूमिनियम है। अब क्या है कि इसमें आउटर कंडक्टर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम हमें जो देखने को मिलेगा, और दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है इनर कंडक्टर आर मेड अप ऑफ स्टील। बस, तो इसका आंसर यही है आपका बी। ठीक है, कोरोना को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये रेडियस को बढ़ाता है और रेडियस बढ़ने पर आपका जो VC होता है वहाँ पे वो चीज़ बढ़ जाती है, और VC की वजह से अपना कोरोना कम हो जाता है। फॉर्मूले में आपका VC आपको दिख जाएगा, जिसका मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है। अगर हम 39 की बात करें, 39 भी ये आपका रिपीटेड है क्वेश्चन। सैग ऑफ द कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर व्हेन द स्पैन इज 250 मीटर। नाउ इफ द हाइट ऑफ द सपोर्ट टावर इज इंक्रीज बाय 25% एंड द सैग विल। अब देखो इसमें हमें पता है फॉर्मूला, सैग इज इक्वल टू WL²/80 लेंथ टेंशन। तो इसमें कहीं भी हाइट की बात हो रही है नहीं, तो रिमेन अनचेंज। 39 का आंसर डी। अगर हम 40 की बात करें, 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स। अब देखो होता क्या है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का इसमें जो फॉर्मूला हुआ वो होता है टोटल वोल्टेज अपॉन एन इंटू एन इज़ अ नंबर ऑफ डिस्क एंड द वोल्टेज नियर टू द कंडक्टर। अब होता क्या है कि जब भी हमारा इक्वल वोल्टेजेस होती है तब हमारा हर एक डिस्क में इक्वल वोल्टेज होगी। ठीक है, अगर हमारी अनइक्वल या स्ट्रिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो इसमें अनइक्वल वोल्टेज देखने को मिलेगी, जैसे V1 V2 V3। तो V3 की वोल्टेज ज़्यादा V2 से एंड V1 से, तो ये हुआ एक तरीके से स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें डिस्क में। तो इसमें 100% एफिशिएंसी कब होगी, जब आपकी जो वोल्टेजेस हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमारे पास टोटल वोल्टेज है 600, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 600 है, और कितने नंबर ऑफ डिस्क है 3, तो 3 कर देंगे हम नीचे। और वोल्टेज नियर टू द कंडक्टर डेट इज़ 200, मीन सबके पास जो है 200 है, तो इसमें आ जाएगा 100% एफिशिएंसी, जो कि हमें DC के केस में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है कि आपका आंसर हो जाएगा 40 का सी, द इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटेड डिस्क, जैसे मैंने ये बताया था, तो 40 का सी। अगर हम बात करें आपका 41 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन अ सिमेट्रिकल फॉल्ट में, तो इसका क्या है, ऑल द 3 फेज टू द अर्थ फॉल्ट। ये आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में पता चल जाएगा। जो सबसे ज़्यादा होने वाला जो फॉल्ट होता है वो है तुम्हारा सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, और सबसे खतरनाक जो फॉल्ट होता है वो होता है C, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। अगर हम अगले की बात करें 42 की, एक ही क्वेश्चन बनता है रिले से, IDMT आर यूज टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफार्मर अगेंस्ट, तो एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। अगर देखो आपको पता नहीं चल रहा है तो बोथ ए एंड बी वाला आप तुक्का मार सकते हो, वो मतलब 100 में से 90% जो है ठीक करते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, DC सीरीज मोटर आर वेरी सुटेबल फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन सच हैज़ द इलेक्ट्रिकल रेलवे रोलिंग मिल्स बिकॉज ऑफ। अब वही है कि देखो टॉर्क इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो है देखने को मिलेगी, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो 43 का बी।
अगर हम अगले की बात करें 44, ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ 44 भी, द डोमेस्टिक मिक्सचर यूज विच मोटर, तो क्या है ये यूनिवर्सल मोटर। अगर 45 की बात करें तो ये तो वन लाइनर चले अब, द टेम्परेचर इनसाइड अ फर्नेस इज यूजुअली मेजर बाय, तो हम अंदर जो टेम्परेचर फर्नेस में हम ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये भी रिपीट है 912 का क्वेश्चन। रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रेजोल्यूशन का मतलब वही होता है कि छोटी सी भी छोटी जो हलचल हो रही है क्या वो हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है या नहीं, तो द मिनिमम क्वान्टिटी इट कैन बी मेजर। अब छोटी सा भी छोटा सा भी अगर जो जैसे 0.01 एम्पेयर भी करंट इसमें से अगर फ्लो किया तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं आपका रेजोल्यूशन। तो अगले में हम बात करेंगे 47 क्वेश्चन के आगे से। तो अभी आप क्या करना कि मेरे जो चैनल को लाइक एंड शेयर करो पक्का, एंड अभी हम बोलेंगे अलविदा। हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने आज न्यू वीडियो पार्ट नंबर 6 715। ये हमारे 715 का टेक्निकल का लास्ट पार्ट है। तो चलो हम अपने शो को स्टार्ट करते हैं, अभिषेक फ्रैक्शनल शो। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं तो 101 में हमारे पास बताया गया है द कन्वर्स ऑफ द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट इज। अब देखो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है फोर्स या वाइब्रेशन में, उसको बोला जाता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। और उसी का उल्टा जो हमारे पास होता है उसको बोलते हैं वेलरिक इफेक्ट, जो कि फोर्स या वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा जो है 101 का आंसर हो जाता है ए, द वेलरिक इफेक्ट। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, देर इज़ अ नो होल करंट इन अ गुड कंडक्टर बिकॉज दे। अब इसमें जो हमारे पास कंडक्टर की बात की गई है, तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए जो कंडक्टर होता है वहाँ पर हमारा जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारे पास इसमें सेमी कंडक्टर होता है उसमें जो हमारे पास एनर्जी गैप होता है वो होता है हमारे पास इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर में हमारे पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारे पास इसमें बात करें तो अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर मीन्स ये, अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे पास कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड उन दोनों की ओवरलैपिंग की गई है। तो मीन्स इसमें ये इसका ये मतलब हुआ कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाने थे तो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने के लिए। तो इसका मीन्स वैलेंस एंड कंडक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्स की कहीं भी ज़रूरत हमें नहीं देखने को मिलेगी। कैसे मैं बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक हम केस ले लेते हैं सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का। तो जैसे ही अपना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाना है तो वो अपना इस तरीके से जंप करते हुए जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और पीछे क्या लीव कर देगा, होल। तो फॉर एग्जांपल ये इसको आगे जाना है तो होल जो है इस साइड को मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन जो इस साइड को मूव करेगा। तो हमारा जो इसमें सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पर हमें जो होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी गैप है उसके बीच में जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। बट हमारे पास जो कंडक्टर में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन को कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए जाने के लिए। जब उसको एनर्जी नहीं चाहिए मीन्स वो जंप नहीं करेगा, और वो जंप नहीं करेगा तो होल भी क्रिएट नहीं होगा। तो हमारा इसमें जो 102 का आंसर है हैव अ ओवरलैपिंग ऑफ अ कंडक्शन एंड अ वैलेंस बैंड, तो 102 का हमारे पास हो जाएगा ए। अब इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर हम 103 की बात करें, द मेजरमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिवील द साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स। देखो जो हमारे पास हॉल इफेक्ट्स होते हैं उसी में हम जैसे पता कर सकते हैं कि एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर उसका क्या चार्ज है, उसका क्या साइन है और उसकी कितनी मोबिलिटी है। और हॉल इफेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसका मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को भी हम हॉल इफेक्ट के थ्रू जो है वो मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें पूछा था कि किसके थ्रू हम साइन का पता कर सकते हैं, तो हॉल कोफिशिएंट के थ्रू। हॉल इफेक्ट से सिर्फ यही पॉइंट्स बनते हैं, बाकी इसमें अंदर से नहीं आता है क्वेश्चन, मतलब डिटेल से नहीं आता है जी लेवल में। अगर हम अगले की बात करें 104, ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन डैश पॉइंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि जो ब्रांच सर्किट होगा उसमें हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होंगे 10, और उसमें 800 वाट तक हमें देखने को मिलेगी पावर। पावर सर्किट में हमारे पॉइंट होंगे 2 और 3000 तक की पावर हमें जो देखने को मिलेगी। तो हमारा जो 104 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगर हम 105 की बात करें, ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के सिविल का क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिकल में डाल दिया गया है। तो व्हाट इज़ मीन बाय द कॉन्टीजेंसेस, तो वही होता है कि कॉन्टीजेंसेस आर इन द इंसिडेंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट। जैसे कि हमारा वाटर चार्ज क्या होगा, या CPWD का वर्क क्या होगा, या स्टेट वर्क क्या होगा, या उसके एस्टिमेटिंग कॉस्ट क्या होगी,
जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ जो है कॉन्टीजेंसीज में आती है। तो हमारा 105 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगर हम बात करें 106 की, द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ द इंटरनल वायरिंग इज, तो देखो सबसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बार मतलब कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें क्लीट है, क्लीट जो सबसे सस्ती वायरिंग होती है, जो कि देखा गया है कि जैसे शादियाँ होती हैं या हमारे जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, तो टेम्परेरी जो वायरिंग करनी होती है तो उसमें क्लीट से करते हैं हम इसमें। तो 106 का ए हो जाएगा। अगर हम 107 की बात करें, द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स, तो देखो अगर कंडक्टर की जो थिकनेस होती है वो हम किसके थ्रू मेज़र करते हैं, ऑफ इंसुलेशन। अब इंसुलेशन हम जो है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और करंट रेटिंग जो है कंडक्टर का साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। 107। अगर हम 108 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज हैज़ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, तो देखो इनका इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का मतलब होता है कि आपकी जैसे रॉड्स होती हैं जिसके थ्रू अपना जो करंट है वो इजीली फ्लो करता है। जैसे गैस पाइप इसमें नहीं आएगा, वाटर पाइप भी नहीं आएगा। तो जब गैस पाइप एंड वाटर पाइप दो ऑप्शन आपको ऐसे दिखते हैं कि जो नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस। अगर 109 की बात करें, इन द केस ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब इफ़ ओनली द एंड ऑफ द ट्यूब रिमेन लाइटेड इट इंडिकेट दैट। 109 रिपीटेड इन 912 क्वेश्चन पेपर। तो इसमें क्या कि जो स्टार्टर होता है वो क्या होता है आपका शॉर्ट सर्किट होता है। तो 109 का हो जाएगा आंसर नंबर ए। 110 ये क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है तो उसको एक्सप्लेन करने तो क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। 110 की बात करें, द फ्लोरोसेंट ट्यूब इन कंपैरिजन टू टंगस्टन फिलामेंट लैम्प हैज़ द एडवांटेज ऑफ। अब वही देखो, दो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, वो उसकी जो वर्किंग आवर होता है मीन्स कितने समय तक चल सकते, तो वो 10,000 आवर तक होता है, और टंगस्टन का जो है उससे कंपैरिजन में कम होता है। तो इसमें तो देखो लॉन्ग लाइफ तो होगी ही होगी फ्लोरोसेंट की। अब क्या है कि एडवांटेज में लो कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वो टंगस्टन फिलामेंट से बहुत ज़्यादा महंगी हमें जो है देखने को मिलती है। सिंपल इंस्टॉलेशन किसकी है, अपने टंगस्टन की है, तो फ्लोरोसेंट की वो नहीं है। तो 110 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर हम इसमें बात करें, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, ये होता है तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको कि हम लीकेज रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो वो 111 का आंसर हो जाएगा लीकेज फ्लक्स। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया, ये कॉपर लॉसेस हो जाएंगे प्राइमरी के, ये सेकेंडरी के हो जाएंगे लीकेज ऑफ प्राइमरी, लीकेज ऑफ सेकेंडरी। मतलब इसमें लीकेज फ्लक्स का ये मतलब बताया गया है कि जो अपने सेकेंडरी ऑफ द वाइंडिंग के साथ जो है वो लिंक ना करें, और वो मतलब एक तरीके से लीकेज के जैसे थ्रू वो बाहर को चल जाए, और सेकेंडरी के साथ वो लिंक ना करें, उसको हम लीकेज फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जो कि यूज़फुल फ्लक्स नहीं होता उसको भी। 112 की बात करें, रिपीटेड क्वेश्चन, सिंपल, द सप्लाई फ्रिक्वेंसी यूजुअली एम्प्लॉय फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग इज। अब देखो वही है कि जितनी फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ेगी उतनी एडी करंट लॉसेस बढ़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 113 की बात करें, द पावर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन इज। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है ये चीज़ आती है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। अब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कोटिंग करना होता है तो उसको कैथोड में लगाएंगे, और जिस मटेरियल को जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटिंग करना है वो एनोड में होगा, और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जिस हिसाब से इनकी रिएक्शन होगी। तो इसमें DCN और वेरी लो वोल्टेज हमें जो है यूज़ करते हैं 113 वाले क्वेश्चन में। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यूरिका इज़ एन अलॉय ऑफ, तो ये तुम्हारा निकल एंड कॉपर का है। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा जो निकल है वो 45 एंड 55 की रेशियो की जो है उसमें लगती है 45, एंड कॉपर 55 की रेशियो लगती है। तो अलॉय जो है इंपॉर्टेंट है, तो अलॉय आप जो है जैसे याद कर लेना कि कौन कौन से अलॉय किससे बने होते हैं। अगर 115 की बात करें, द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ। अब देखो ये जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कार्बन या ग्रेफाइट दोनों के हो सकते हैं। तो 115 का आंसर हो जाएगा ठीक, ये आपका जो है उसमें से UWT के वेल्डिंग के से आता है। हाँ, वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द बट वेल्डिंग, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। 2 से 8 तक की वोल्ट हमें जो है इसमें रिक्वायर्ड होती है किसमें, बट वेल्डिंग में। अब इसमें 117 की बात करते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर ऑन द नो लोड। अब देखो होता गया है कि नो लोड में हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है वो 75 तक होता है। तो वोल्टेज एंड जो आपका नो लोड करंट होता है उसमें जो आपका एंगल है 75 तक होता है। जितना कॉस्ट में एंगल बढ़ता है उतना आपका पावर फैक्टर कम होता है। तो इन वाले क्वेश्चनों में हमेशा आप ये कर सकते हो कि अगर नो लोड के ऊपर पूछा गया हो
तो इसमें जितना भी आपको सबसे कम वैल्यू दिखती है जैसे 0.35 वाली, इसमें लैगिंग में वाली वैल्यू उठा लेना आप। जैसे 0.35 वाली जो जीरो के पास है, 0.35 पास है जीरो से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता 0.22 तो फिर वही आंसर होता है, या 0.25 होता है, जितना वो क्लोज होता जीरो से वो इसका आंसर होगा। अगर हम 118 की बात होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर, तो वही है कि कॉपर लॉसेस के लिए जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट को किया जाता है। अगर हम 119 की बात करें, द ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन, तो देखो ट्रांसफार्मर हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी में तब ऑपरेट करता है तब आपके हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस क्या होंगे, दोनों इक्वल। अगर हम 120 की बात करें, ऑन नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट रिमेन इन फेज विद, तो वही होता है कि जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है मीन्स IW, आप देख सकते हो कोर लॉस कंपोनेंट ये वाला हुआ, ये कोर लॉस कंपोनेंट हुआ, ये मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट हुआ। तो जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है वो हमेशा इन फेज होता है आपके किसके, प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज के। तो आप ये देख सकते हो ये वाला, और ये जो आपका मैग्नेटाइजेशन करंट है वो इन फेज होता है फ्लक्स से। तो 120 का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये तो सिंपल थे ऊपर वाले क्वेश्चन ना, मतलब ऐसा होता है कि जेई में 120 में से कम आप मान के चलो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मतलब एक तरीके से अजीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी तो वो सिंपल होते हैं जिन्होंने अपने थोड़े बहुत कंसेप्ट अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। इसमें मतलब आप जेई की जब भी तैयारी करोगे तो डीप मत पढ़ना, डीप पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है और डीप आता भी नहीं है। द पॉपुलेशन वाइज स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट इज़ हमीरपुर, एंड जहाँ से मैं हूँ। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें 122, इंद्र किला इन HP क्या है इंद्र किला, तो इंद्र किला एक माउंटेन पीक है और एक साथ में ये क्या पार्क भी है। और अगर हम 103 की बात करते हैं, द मुलगन वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन हुआ है, ये हो गया लाहौल स्पीति। 103 बहुत बार रिपीटेड हुआ है और 121 भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुआ है। तो आई होप अभी जो इसका टेक्निकल पार्ट था यहाँ पर 715 का वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगली जो हमारी इसमें वीडियो बनेगी वो 849 के क्वेश्चन पेपर को हम इसमें जो है सॉल्व किया जाएगा। तो धन्यवाद। एंड मेरे जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर और साथ साथ में जेई के क्वेश्चन पेपर समय से अपलोड किए जाएंगे। जैसे हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो है हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 है, पोस्ट कोड 715। एंड उससे पहले अगर हम आगे क्वेश्चन से बात करें तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वरना आप जो है सर्च कर सकते हो HP जेई अभिषेक। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें आज के, तो वो है आपका 79, द क्लास B एम्पलीफायर हीज बेस। तो इसमें ऑप्शन है कि एट द मिडल पॉइंट ऑफ द लोड लाइन, नियर ट्वाइस टू द कट ऑफ, या जस्ट एट कट ऑफ, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले अगर हम एम्पलीफायर के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हमारे पास होता है क्लास A, क्लास B, क्लास AB एंड क्लास C एम्पलीफायर। तो एंगल की बात करें तो क्लास A हमारा 360 डिग्री एंगल में होता है, क्लास B 180, क्लास AB 180 और 360 के बीच में, और क्लास C आपका लेस देन 180। एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसमें RC कपलिंग की बात करेंगे तो 25% की एफिशिएंसी होगी, और अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो 50% एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। क्लास B और क्लास AB में 78.5 एंड क्लास C में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है 95% की। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था कि आपका जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, तो जैसे आप देख सकते हो क्लास A एम्पलीफायर में हमारा ये सेंटर में करेगा, क्लास B में आपका ऑन एक्स एक्सिस में कट करेगा, एंड क्लास AB में आपका जो A और B के जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे, एंड क्लास C में हमारा एक्स एक्सिस के नीचे मीन्स वाई एक्सिस में आपको देखने को मिला है। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें था क्लास B एम्पलीफायर, तो क्लास B एम्पलीफायर में यहाँ पर हम देख सकते हो एक्स एक्सिस में कट किया है, तो इसमें जस्ट एट द कट ऑफ, तो कट ऑफ जो रीजन है वो यहाँ पर है हमारा, जो कि आपकी एक्स एक्सिस है। अगर हम डिस्टॉर्शन की बात करें तो हमारा क्लास A एम्पलीफायर में कोई भी डिस्टॉर्शन हमें नहीं देखने को मिलती है। क्लास B में आपकी जो है मोर देन A और AB बट लेस देन C होगी। मीन्स वही है कि इसके बेसिस में आप देख सकते हो कि इसमें आप देख सकते हो कि A और AB आपका जो है इस पॉइंट से ज़्यादा है, तो मीन्स उससे डिस्टॉर्शन इसकी ज़्यादा होगी बट लेस देन C हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हो क्लास AB में लेस देन B एंड C एंड मोर देन क्लास A।
उसका देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है वो क्लास सी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलती है। इसमें एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और एप्लीकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है क्लास सी एम्पलीफायर से। तो यहाँ पर क्या है आपका कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एप्लीकेशन में। तो क्लास ए एम्पलीफायर में आपकी है आउटडोर म्यूजिकल में, क्लास बी में आपका ऑडियो एम्पलीफायर में, और क्लास ए बी में टीवी एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एंड क्लास सी में आपका आरएफ एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर एंड कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट्स के लिए। तो इसमें जो आपका एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा एप्लीकेशंस, एक आप इसमें क्यू पॉइंट और एक एफिशिएंसी और एंगल, ये इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा 79 का आंसर बन जाएगा बी, जस्ट एट द कट ऑफ। अगले की अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट एट द कट ऑफ, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80, 5 कैपेसिटर ईच ऑफ 5 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। तो देखो इसमें आपको क्या है कि देख सकते हो आप सीरीज में हमारे पास 5 कैपेसिटर हैं, तो एक तरीके से वो पैरेलल के जैसे एक्ट करते हैं। तो अपना 5 माइक्रोफैरड अपॉन 5, तो इक्विवेलेंट हमें 1 माइक्रोफैरड मिलेगा। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 81, if P is the power of the star connected system, then what will be the power of an equivalent delta connected system। तो आपको ये क्वेश्चन को याद करना है, जो हमारे पास पावर एट स्टार इज इक्वल टू पावर ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय 3। तो हमें डेल्टा पूछिए तो 3 टाइम्स ऑफ एन स्टार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का बी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 82, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट्स। तो परमेबिलिटी, द मोमेंट ऑफ द मैग्नेट्स एंड परमिटिविटी। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारा मैग्नेटिकल सब्स्टिबिलिटी होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और उसके दो फॉर्मूले इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स, तो इन दोनों ये भी इनकी जो यूनिट्स है वो कैंसिल आउट होकर ये भी यूनिटलेस इस तरीके से भी बनती है। या आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो, इसको बोलते हैं तुम्हारा सब्स्टिबिलिटी इजिकल टू इसमें रिलेटिव परमिटिविटी -1। तो ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ओवरऑल आपका जो मैग्नेटिकल सब्स्टिबिलिटी है वो भी क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी में आ गया। तो यूनिटलेस में क्या है, जैसे एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट मीन सेम ही चीज़ को आप डिवाइड करोगे तो वो यूनिटलेस बन जाती है। पर यूनिट आपका क्या है, आपका यूनिटलेस आ गया। कपलिंग कोफिशिएंट मींस के हो गया। तो कितना आपका मतलब कि ये कॉइल वाले कंसेप्ट से आता है कि कितना आपका जो कॉइल 1 है उससे जो आपका फ्लक्स है वो कॉइल 2 में लिंक किया है। अगर वो पूरा लिंक करेगा तो वो 1 आ जाएगा, अगर वो 50% करेगा तो 0.5 वैल्यू आएगी इसकी, और अगर इससे कम करेगा तो वो लूजली कपल्ड है। अगर हम एक्सएम की बात करें तो अभी बताया है, और म्यू आर आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये सारी क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटीज़ है। तो 82 का हो जाएगा आपका सी। अगर हम अगले की बात करें 83 की, स्किन इफेक्ट अकर व्हेन अ कंडक्टर कैरी करंट एट। तो देखो ये आसान एंड आपका मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही हमेशा स्किन इफेक्ट अकर होता है। आपका लो फ्रिक्वेंसी मीन्स 50 हर्ट्ज होगा यहाँ पे। अगर हम स्किन इफेक्ट की बात करें तो एट अ हाई फ्रिक्वेंसी, अब देखो क्या था कि जब 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी थी तो आपका जो रेजिस्टेंस ऑफ एन AC एंड रेजिस्टेंस ऑफ एन DC दोनों इक्वल था। बट जैसे ही आपका हाई फ्रिक्वेंसी अगर होती है तो रेजिस्टेंस ऑफ एन AC ही इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ DC। तो कितनी वैल्यू है, 1.55 R ऑफ DC। पर ये चीज़ नहीं पूछी जाती जेईई के पेपर में। अगर हम अगले की बात करें तो आप ये देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है आपका। इस कंडक्टर में आपके पास देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है। जैसे आपकी हाई फ्रिक्वेंसी आई तो जो आपका रेजिस्टेंस है अंदर वाला और एक बाहर वाला रेजिस्टेंस की बात की गई है। तो आपका क्या है कि जो ये येलो पार्ट है इसमें ही आपका जो है करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली। तो वो कैसे, आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ कि रेडियस 1 R1 लेंगे यहाँ तक और R2 लेंगे हम वहाँ तक। तो अब हमारे पास पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L पाई R स्क्वायर है। तो R2 माइनस ऑफ R1, तो R2 माइनस ऑफ R1, तो इफेक्टिव जो आपका करंट है वो कितने में फ्लो कर रहा है, इतने में। तो आपका जो रेडियस है वो कम हो जाएगा और आपका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है कि जो अंदर वाला वाइट पोर्शन है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू आउटर ऑफ रेजिस्टेंस से। तो जैसे रेजिस्टेंस हाई तो करंट कम। तो आप देख सकते हो कि जो अंदर वाले में करंट कम है और बाहर वाले में करंट ज़्यादा है। तो ये होता है बेसिकली हमारा स्किन इफेक्ट। तो ये सबसे ज़्यादा हमें जो कम्युनिकेशंस लाइंस होती हैं, मींस आपकी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो लाइंस होती है जैसे टेलीफोन लाइंस होती है, तो वहाँ पर जनरली हमें स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। अपने पावर फ्रिक्वेंसी मींस 50 हर्ट्ज में हमें ये नहीं देखने को मिलता है। अगर हम इसमें बात करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस तरीके से बढ़ चुका है कि रेजिस्टेंस आपका रेडियस कम हो गया और रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया है, और आपका जो इंटरनल रिएक्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो ये दो क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। अगर हम आगे बात करें तो स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपका हो जाएगा स्किन डेप्थ। तो जो स्किन इफेक्ट है वो हो जाएगा अंडर रूट
आपका ये हो जाएगा आपका एक तरीके से परमेबिलिटी, फ्रिक्वेंसी, आपका कंडक्टिविटी एंड पाई। तो स्किन इफेक्ट डायरेक्टली इन चीज़ों के ऊपर जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर हम अब हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर मैं 84 क्वेश्चन की बात करें, फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म एवरेज वैल्यू ऑफ वन फुल साइकिल इज, तो अब देखो एवरेज वैल्यू होगी आपकी RMS अपॉन एवरेज। अब हमारे पास जो सोनोसाइडल की जो हमारे पास RMS वैल्यू होती है वो है VM अपॉन √2 और एवरेज वैल्यू होती है 2VM अपॉन पाई। तो जब भी इसको सॉल्व किया तो 1.11। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, JEE, लाइनमैन, SSA, इलेक्ट्रिशियन, ये सब में रिपीट करता है, बड़े से बड़े एग्जाम, छोटे से छोटे एग्जाम। अगर हम 85 क्वेश्चन की बात करें तो बंडल कंडक्टर इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में क्या है। अब देखो हमारे पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है 2 × 10⁻⁻⁷ नेचुरल लॉग GMD GMR, ये एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब बंडल कंडक्टर में आपका बेसिकली क्या है, रेडियस बढ़ रहा है और रेडियस बढ़ने की वजह से आपका जो इंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा। एंड अगर इसमें बात करें ट्रांसमिशन लाइन में तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव इफेक्ट्स। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस भी तो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली इसमें मैंने आपका रीज़न बता दिया कि ट्रांसमिशन लाइन में हम इंडक्टिव इफेक्ट को ज़्यादा मान्यता देते हैं एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव। अगर ये अंडरग्राउंड केबल की बात की जाती है तो कैपेसिटिव इफेक्ट्स की ज़्यादा मान्यता होती है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का C। अगर हम 86 की बात करें, द स्किन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, जो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, तो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो क्या इसका 86 का ऑल ऑफ दीज। अगर हमें 87 क्वेश्चन की बात बताएं तो वाटर हैमरिंग अकरिंग, मतलब वाटर हैमरिंग कहाँ पर होती है। वाटर हैमरिंग का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल किसी कारणवश आपके टरबाइन के जो गेट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, कोई आपका फॉल्ट अकर होने की वजह से। अब पेन स्टॉक में इतना पानी है जिसकी वजह से अगर वो उस पानी को उस मतलब एक तरीके की क्या कि कैनेटिक एनर्जी से पानी, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी हमारे रिजर्वायर में थी, पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया तो वो हाई कैनेटिक एनर्जी होगी। अगर हमने एकदम से गेट बंद किया तो कहीं ना कहीं वो कैनेटिक एनर्जी तो कहीं तो जाएगी, तो वो क्या करेगी, आपके जो पेन स्टॉक होते हैं उसको वो बर्स्ट आउट कर देगी। अब देखो आपके जो पेन स्टॉक है वो दो प्रकार के इसमें होंगे, एक आपके RCC के बने होंगे और एक आपका स्टील का बना होगा। जो आपका RCC के जो पेन स्टॉक बने होते हैं वो आपके बाहर आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल बताऊं तो जैसे पम्प स्टोरेज वाटर प्लांट की बात करूं तो उनके पेन स्टॉक आपको बाहर से दिख जाएंगे। बट अगर हम बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें, जैसे आपका लार्जी में हाइड्रो पावर प्लांट है, तो उनका जो पेन स्टॉक है वो स्टील का बना है और वो अंडरग्राउंड आया है। तो ये जो पेन स्टॉक्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं या वाटर हैमरिंग की वजह से टूट सकते हैं। तो उससे कौन चीज़ बचाती है, सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक आपका मीडियम और हाई हेड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लो हेड के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो 87 का आंसर है क्या आपका C, पेन स्टॉक। फॉर 88 क्वेश्चन नंबर फॉर इसमें जो है हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विद रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वेन्स। अब देखो इसमें क्या लो वाटर हेड है, तो लो वाटर हेड एक ही जगह होता है कपलन में और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो लो हेड कपलन, मीडियम फ्रांसिस एंड हाई हेड पेल्टन। तो 88 का हो जाएगा आपका C। आपका जो फ्रांसिस एंड कपलन है वो रिएक्शन टर्बाइन में आया है। अगर हम बात करें और इम्पल्स में आपका आएगा पेल्टन। अब 89 क्वेश्चन की बात करें तो आइडियल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ डिवाइसेस। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन की बात की गई है। अभी देखो वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। तो अगर हम आइडियल की बात करें तो आइडियल में होगा क्या कि आपका जो ड्रॉप है वो होगा जीरो, मीन्स रेजिस्टेंस जीरो होगा, इंडक्टेंस जीरो होगा, तो मीन इनकी वजह से कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो मीन्स प्राइमरी, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन से सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन तक भेज रहा हूँ तो अगर इसमें 100 वोल्ट है तो सेकेंडरी में भी 100 वोल्ट मिलेगी, मीन्स इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, जीरो। मीन इन दोनों में 100 माइनस 100 कोई भी डिफरेंस है नहीं है, तो इनका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो देखने को मिलेगा। तो क्या है इसमें आइडियल वैल्यू, तो इसमें क्या है जीरो। बट अगर हम प्रैक्टिकल में बात करें तो अगर फॉर एग्जाम्पल 100 वोल्ट है और यहाँ पर 80 वोल्ट सेकेंडरी में मिली है तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं ड्रॉप है, तो उसकी वजह से उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 25% हो जाएगा। जितना आप जीरो से ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होगा मीन्स वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिलता है। अब कमेंट में ये बताना कि जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन और सिंक्रोनस का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस फॉर्मूला होता है और ज़्यादातर बच्चे इसको क्वेश्चन में गलत करते हैं, क्वेश्चन पेपर में। अगर हम 90 क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रो जनरेटर्स आर जनरली एम्प्लॉयड टू रन। अब देखो सबसे पहले अगर हम टर्बो जनरेटर्स की बात करें तो इसमें ये नॉन सेलियंट टाइप के रोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि पोल 2 या 4, 2 में अपना 3000 RPM है, 4 में अपना 1500 RPM है। अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो इसमें सेलियंट मीन प्रोजेक्टिव टाइप रोटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि आपका
पोल जो हैं वो 6 से 120 तक जाएंगे। तो 6 पोल में 1000 आरपीएम और 120 में आपका 50 आरपीएम। तो आपका इसमें क्या है कि जनरली किसके लिए अप्लाई किया जाता है, तो 6 पोल के लिए, मीन्स 1000 आरपीएम आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। देखो 1500 एंड 3000 तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एंड 500 आरपीएम में मतलब नहीं है, तो हाइड्रो जनरेटर आर जनरली एम्प्लॉय टू रन एट 1000 आरपीएम, इसका जो है आंसर है 90 का बी। अगर हम 91 की बात करें, एन इंडक्टिव मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन फीडर लाइन टू ऑपरेट द फीडर लाइन एट यूनिटी पावर फैक्टर, द सिंक्रोनस मोटर शुड बी। सबसे पहले बात की जाएगी, जो हमारा इंडक्टिव मोटर होती है वो रिएक्टिव प्लस एक्टिव पावर उसको चाहिए होती है, और सिंक्रोनस अगर हम इसको ओवर एक्साइटेड के नो लोड के ऊपर चलाएंगे तो उसका काम है रिएक्टिव केवीआर को देना। वो रिएक्टिव केवीआर लीडिंग भी हो सकता है और लैगिंग भी हो सकता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम यूनिटी पावर फैक्टर में चलाना चाहते हैं तो सिंक्रोनस मोटर को किस तरीके से चलाएं। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम एक्टिव पार्ट को बढ़ाएंगे तो अपना जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी की तरफ जाएगा, बट अगर जैसे एक्टिव होगा तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा, जैसे आपका रेजिस्टेंस केस। बट अगर एक्टिव और रिएक्टिव होगा और पावर फैक्टर आपका लैगिंग और लीडिंग जाएगा, जो कि डिपेंड करेगा आपके लोड के ऊपर। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है एक तरीके से वो केवीआर को देगी। अब ये केवीआर को देगी तो मीन सप्लाई इसके थ्रू सिर्फ एक्टिव पावर को लिया जाएगा, और ये केवीआर कब दे सकती है, जब हम इसको ओवर एक्साइटेड और नो लोड के ऊपर चलाएं। तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ओवर एक्साइटेड। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 92, अ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बाय। अब देखो क्या होता है कि जो आपका किस तरीके से अलग होता है स्क्विरल केज से। स्क्विरल केज में आपका क्या कि रोटर बार शॉर्ट सर्किट होते हैं, और इसमें क्या है कि वाउंड रोटर में आपका जो रोटर है वो उसमें स्लिप रिंग होते हैं। तो किस वे में आपका ये जो है उससे अलग होता है, तो वो है प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग। अगर इसमें बात करें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो इसका हो जाएगा ए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर नहीं, स्क्विरल केज में जो हमारा इसमें स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो यहाँ पर कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम वाउंड रोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग टॉर्क हमें अच्छी मिलती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है स्क्विरल केज में, पावर फैक्टर भी अच्छा होता है स्क्विरल केज में। बट हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम वाउंड रोटर का इस्तेमाल किया जाता है कुछ एप्लीकेशंस में। एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर दोनों कम होता है किसमें, वाउंड रोटर में। अगर हम 93 क्वेश्चन की बात करें, if an induction motor is operated at 60% of its synchronous speed, the maximum efficiency under the ideal condition theoretically possible is। अब देखो फॉर आइडियल इंडक्शन मोटर में क्या है कि स्टेटर के कॉपर लॉसेज जीरो होने चाहिए, रोटेशनल कॉपर लॉसेज जीरो होने चाहिए। तो ये हमारे पास जो एयर गैप है, एयर गैप मीन्स यहाँ पर ही स्टेटर वाला पार्ट के आगे जा चुके हैं। मीन्स अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ही स्टेटर पार्ट है, अभी हम स्टेटर के पार्ट से जा चुके हैं किसमें, ये रोटर के पार्ट तक। तो मीन्स यहाँ पर क्या आपकी रोटर की इनपुट है, यहाँ पर हमारी क्या है रोटर की इनपुट है। तो रोटर की इनपुट में हमारे पास जो है एयर गैप पावर आपको मिली है। अब एयर गैप पावर से अगर हम देखें इसको निकालें तो ये क्या आपकी कॉपर लॉसेज हैं, किसके, रोटर के कॉपर लॉसेज हैं, और यहाँ पर आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है जो कि 1 - ऑफ पीजी है। तो इसमें क्या होगा, एफिशिएंसी में हमें पता है कि रोटर की आउटपुट होगी ये चीज़, रोटर की इनपुट होगी आपकी ये चीज़। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या है, ये पीएमडी मीन्स इसमें मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। इसके बाद क्या होती है, आपकी शाफ्ट की पावर होती है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट्स कर सकते हो कि जो आपकी शाफ्ट, जो आपकी फॉर एग्जांपल क्या मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी जो प्लेट होती है इंडक्शन मोटर में उसमें कौन सी पावर दी होती है, तो वो हमारी शाफ्ट की पावर दी होती है, ना कि मैकेनिकल पावर या कोई और पावर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है। अगर एफिशिएंसी की बात बताएं तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट की बात बताएं तो 1 - S/PG अपॉन PG होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ को हमने लगाया, PG कट गया, 1 - S। ये रोटर की इंटरनल एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, इसी के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो 1 - S, तो 1 - NR अपॉन NS, 1 and 1 कट जाएगा, NR अपॉन NS पॉजिटिव हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो इंडक्शन मोटर है वो 60% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, तो 60% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड अपॉन सिंक्रोनस, ये कट जाएंगे, एफिशिएंसी कितनी है आपकी 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 93 का आंसर डी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 94, हॉरिजॉन्टल माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉय। अब देखो इसमें क्या है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास जो डैम्पिंग है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है और एडी करंट डैम्पिंग है। अब देखो डैम्पिंग होती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ को मेज़र किया, फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर का करंट था वो उसने मेज़र किया, बट क्या है कि जब वो 10 एम्पेयर तक पहुंचेगा तो आपका जो पॉइंटर है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता रहेगा, मीन्स ऑसिलेट होता रहेगा। तो डैम्पिंग का काम है उस ऑसिलेशन को एक तरीके से स्थिर में लेकर आना, कि जो आप रीडिंग को मेज़र कर सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 10 एम्पेयर का करंट था गया, इसमें ऑसिलेट करता रहा, तो आप इसको मेज़र नहीं कर सकते कभी भी। तो जब ये स्थिर होगा तो आपको जो दिख जाएगा कितना है, ये 10 एम्पेयर।
अगर आई होप मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये 1 था, यहाँ पर ये 10 है, आपका पॉइंटर जो है कहीं है इधर। अब ये पॉइंटर यहाँ पे और यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा, तो आप इसको मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जो डैम्पिंग का काम है इसको स्थिर में लेकर आना कि जिसके थ्रू आप आसानी से मेज़र कर सकते हो अपनी रीडिंग को। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। अब इसमें सेकंड की बात करें तो एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की किस लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जिसको पता है, या नहीं पता है तो सर्च मार के लिख दो। एडी करंट डैम्पिंग की बात करें तो इसमें क्या है, PMMC है, एनर्जी मीटर है और ग्लैवनोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का आपका क्या है 94 का बी। अगर 95 की बात करें 250 voltmeter has a granted accuracy of 2% on the full scale reading. What is the percentage error if it measure 150 वोल्ट? इसको मेरी जो मतलब कि मैं इस तरीके से करता हूँ कि जो आपको जैसे वोल्टेज दी हो 250 में आपकी जो है कितनी एरर दिया गया है 2% का, अपॉन डिवाइडेड बाय कर दो आप जिसके ऊपर आप जिस मेजर वैल्यू के ऊपर आप जो है एरर को निकालना चाहते हो। तो 250 इंटू एरर अपॉन 150, तो इसका आंसर है 3133। एक्यूरेट आंसर निकलेगा आपका बी। तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। अगर हम 96 की बात करें, स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन वोल्टमीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर फॉर फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। इफ़ इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पेयर द मीटर रीडिंग इज। अब देखो स्प्रिंग कंट्रोल में जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है, दो प्रकार की कंट्रोलिंग टॉर्क है, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग वाली आपकी जो है इसमें आपका लीनियर स्केल होता है, तो इसमें जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन मीन थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो आपकी क्या है, डिफ्लेक्शन 100 वोल्ट के हिसाब से बताई गई है। तो अगर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात बताएं तो ये आपका करंट है, तो करंट इसमें होगा मूविंग आयरन में 1/2 I1 I2 DL/d थीटा। तो इसके बाद I1 एंड I2 अगर इक्वल है तो I स्क्वायर हो जाएगा आपका, डिफ्लेक्टिंग की बात की गई है, और जो कंट्रोलिंग है वो 100 है। इसमें क्या है कि इसमें पूछा है कि 0.5 मिली एम्पेयर में कितनी मीटर रीडिंग करेगा। तो बस ये कि 1 मिली एम्पेयर का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 100 एंड 0.5 मिली एम्पेयर का स्क्वायर, ये चीज़ हमें नहीं पता, तो क्रॉस क्रूज करके आप निकाल सकते हो यहाँ पर कितना है 25 वोल्ट। तो इसका 96 का हो जाएगा आपका ए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो इसको वापस आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर अगले की बात करें इसमें आपका 97 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 I² DL/d थीटा। इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की बात की जाती है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, AC DC दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मीन्स एक तरीके से बोलें तो RMS वैल्यू ही मेजर कर रहे हैं। वोल्ट मीटर मीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इसमें हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें आयरन कोर होता है, नाम ही है आयरन, मूविंग आयरन। तो आयरन कोर की वजह से हिस्टैरिसीस लॉस होंगे। और 125 हर्ट्ज़ के ऊपर जाओगे तो एडी करंट भी इसमें इंक्लूड होता है। अब इसमें क्या है कि ये नॉन लीनियर स्केल है, मीन्स क्रैम स्केल। मीन्स नॉन लीनियर का क्या मतलब हुआ, जैसे 1 2 3 होना चाहिए था, अब आया इसमें 1 5 6, कुछ मतलब अलग अलग नंबर आएंगे, अनइक्वल नंबर, उसका लीनियर नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, या लीनियर भी नहीं होंगे तो अनइक्वल ही स्टार्ट होते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर स्केल या क्रैम स्केल। सेंसिटिविटी इसकी कम है, सेंसिटिविटी कम का मीन्स टॉक टू वेट रेशियो भी कम है। मीन्स आपका जो पॉइंटर का जो वेट होगा वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। पॉइंटर हमेशा आपका वेरी लाइट होना चाहिए, लाइट भी नहीं वेरी लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसिटिविटी का ये मतलब हुआ कि एक तरीके से मैं अगर बताऊँ तो हल्का सा भी कुछ चेंज हो रहा है क्या, वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेंस कर पा रहा है या नहीं, उसको बोला गया सेंसिटिविटी यहाँ पे। अब अगर 97 का आंसर हो गया आपका बी। अगर हम 98 की बात करें, द मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10.25 ओम वेयर इट वैल्यू इज 10.22 ओम एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। वही है कि मेजर वैल्यू हमारी थी 10.25 ओम एंड जो आपकी ट्रू वैल्यू थी वो 10.22 ओम थी। तो एरर कितने का है इसके बीच में, तो मेजर -2, तो मेजर इतनी, ट्रू इतनी, तो जितना 0.03 मीन सिंपल क्वेश्चन, आंसर 98 का बी। अगर हम अगले की बात करें 99, एयर क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या फेरीमैग्नेटिज्म। तो हमें पता है एयर चीज़ पैरामैग्नेटिज्म होता है, इसमें जो इसकी सब्सिबिलिटी होती है स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है। अगर हम स्मॉल एंड नेगेटिव बात करें तो डाया, और अगर हम इसमें हाई प्लस पॉजिटिव बात करें तो क्या है फेरो। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का बी। अगर हम 100 मीन्स लास्ट क्वेश्चन की बात करें, द बेस्ट वेराइटी ऑफ कॉपर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हिज। तो देखो इसमें क्या है कि जो करंट डेंसिटी होती है सबसे बेहतरीन होती है प्योर एनिमल्ड कॉपर की। बहुत रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसकी करंट डेंसिटी को आप इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा कि इसका करंट बढ़ेगा, और हम क्या चाहते हैं कि आपका जो करंट है उस कॉपर में से वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, ईजिली फ्लो ऑफ करंट।
तो इसमें होगा आपका 100 का ए। आई होप आपको ये जो मैंने आप आज क्वेश्चन कराए आपको ये समझ आ गए होंगे, और जो आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप नोट करें। और अगर आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, या क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और आप जो है सर्च करके भी देख सकते हो HPJ अभिषेक। इसमें मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे आपको जितनी भी ये PDF है वो अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी विभाग हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ होगी, जितना मेरे को पता चलेगा मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको जो है बाद में ए के भी पेपर मिल जाएंगे, जे के भी पेपर धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे जैसे जैसे हमारा ये सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। धन्यवाद, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल।